अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़ पे जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन। इंतखाबात 2 दिन पहले हो चुके हैं, नताइज मेजॉरिटी आ चुके हैं, लेकिन अब भी 10 कौमी नशिस्तों के इंतखाबी नताइज आना बाकी हैं। और अब तक जो पोजीशन है कौमी असम्बली की वो आपको बताएं कि इंडिपेंडेंट के पास इस वक्त 100 नशिस्तें हैं, नून लीग 73, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, MQM पाकिस्तान 17, JUIF 3, PMLL काफ 3 और IPP की 2 नशिस्तें हैं। तो अब भी जो 265 में से 255 नशिस्तों का इस वक्त नतीजा आ चुका है, 10 का अभी बाकी है। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कह रहा है कि वो भी जल्द जारी करेंगे, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज भी हो रहा है। कहीं ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल नताइज फौरी तौर पर जारी किए जाएं और कहीं पर यह एतराज़ भी हो रहा है कि नताइज को तब्दील किया गया है। ये शिकवे सामने आ रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो उनके उम्मीदवार थे उनकी जानिब से, कि जो फॉर्म 45 के नताइज हैं वो मुताबिकत नहीं रखते उन नताइज से जो कि फॉर्म 47 में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं। तो तमाम सूरत हाल बात करेंगे। खासतौर पे इस वक्त जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है वो बड़ी अहम है। कौन सी पार्टी या कौन सा अलायंस हुकूमत बनाने जा रहा है, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि किसी भी पार्टी को या इवन जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मीटिंग सिलसिला जो है वो कल ही शुरू हो गया था। कल शहबाज शरीफ की सदर है नून लीग के, उनकी मुलाकात हुई चेयरमैन पीपल्स पार्टी, को चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब से। लाहौर में ये मुलाकात थी और जो खबर सामने आई है वो यही है कि दोनों एक साथ आगे मिलकर चलना चाहते हैं, हुकूमत बनाना चाहते हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी तकरीर में ये कहा था कि जो दीगर जमातें हैं वो हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हों। इस मुल्क को अगर मसाइल से निकालना है तो तमाम सियासी जमातों को, इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। शाहजेब खानजादा साहब भी मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और फौरी तौर पे हम पहले मेहमान की तरफ जाएंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के साबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं। मुराद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुराद अली शाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल अहम मीटिंग हुई है जरदारी साहब की और प्रेसिडेंट नून लीग शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब को कल नवाज शरीफ साहब ने मैंडेट दिया था कि वो जरदारी साहब से मुलाकात करें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात करें, ताकि एक कोएलिशन गवर्नमेंट कायम हो सके। तो अब तक जो मुलाकात हुई है, क्या उसमें बातचीत हुई है, क्या तय पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शहजाद, शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने का, और शाहजेब को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता कि मीटिंग क्या हुई, इसलिए कि मैं मौजूद नहीं था और मैं अभी कराची पहुंचा हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, तो बातचीत नहीं हो सकी। लेकिन जहां तक मुझे पता है ये मीटिंग एक हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। इस वक्त सिचुएशन, जैसे आपने बड़ी दुरुस्त तरीके से कहा, कि किसी भी जमात को ये इतने अददी अक्सरियत नहीं है कि वो खुद से बना सके हुकूमत। अगर नून लीग कहीं पे भी हुकूमत बनाना चाहती है तो या तो उसे इंडिपेंडेंस को लेना पड़ेगा या उसे लेना पड़ेगा या उन्हें लेना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर भी उनकी हुकूमत नहीं बनती है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि हमारी CEC ने, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अपनी लीडरशिप का पता है कि ये वापस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाएंगे और जो चेंज सिनेरियो है उसमें सलाह मशवरे के बाद ही जाएंगे, अपने किसी से इत्तिहाद की बात करेंगे। सही, आप अपनी राय भी दे दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी बात तो नहीं हुई है पार्टी लीडरशिप से, कि क्या पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है, और मैं ये वफाकी हुकूमत के हवाले से बात कर रहा हूं, कि वो अगर अलायंस में जाते हैं तो वो अलायंस नून लीग और MQM के साथ होगा, या जो बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें तकरीबन 92 के करीब जो है वो PTI के कैंडिडेट्स थे, क्या ये ऑप्शन है कि पीपल्स पार्टी उस तरफ भी देख रही है कि उनके साथ भी किसी किस्म का अलायंस बनाया जा सकता है, या सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है नून लीग के साथ? ऑप्शंस पीपल्स पार्टी के बिल्कुल ओपन है हर तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई बैठ के हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ऑप्शंस इस वक्त बड़ी अच्छी तरीके से प्लेस्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर जरूरत पड़ी तो अपोजिशन में भी बैठ सकती है, कोई इसमें बात नहीं होगी ऐसी। लेकिन जो मफाद में होगा, जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी डिसाइड करेगी, उसी तरीके से हम आगे जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर ये लोग एग्री करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनका भी कैंडिडेट हो, चाहे उसमें PMLN क्यों ना हो, या फॉर दैट मैटर इंडिपेंडेंस जो है वो क्यों ना हो,
अगर वो ये फैसला करते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो फिर शायद सीईसी की मीटिंग दोबारा ना बुलानी पड़े। लेकिन अगर कोई और फैसला करना है उसके लिए भी बुलाएंगे, आई एम श्योर हमारी लीडरशिप सलाह मशवरे से ही चलती है आगे। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ है तो वो सीईसी बैठेगी और उसमें मेरी राय अकेली इधर मैं दे भी दूं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऑब्वियसली एक जॉइंट फैसला होगा, कलेक्टिव विजडम जो सीईसी को होगा उससे आगे बढ़ेंगे। और शाह साहब, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है कि ना पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग हुकूमत बना सकती है, ना ही पीपल्स पार्टी के बगैर पीटीआई हुकूमत बना सकती है। अगर वो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ एक अरेंजमेंट बना भी लें, किसी एक पार्टी में उन्हें शामिल करा भी लें, तब भी उन्हें पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, नून लीग को भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। मगर पीपल्स पार्टी एक ऐसी और यूनिक पोजीशन में भी है कि जिसमें एमक्यूएम अभी तो कह रही है कि हमारा ज़्यादा जो कंफर्ट लेवल है वो नून लीग के साथ है, मगर आप वफाक में हुकूमत बनाने जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो आप सिंध में भी अकोमोडेट कर सकते हैं एमक्यूएम को और वफाक में भी अकोमोडेट कर सकते हैं एमक्यूएम को। ज़ाहिर माजी में आप लोगों के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी सोच रही है इंडिपेंडेंट्स को मिलाने को, या पीटीआई एमक्यूएम के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाने को, या नून लीग ही को एक ऑप्शन के तौर पर सोच रहे हैं आप? बिल्कुल ओपन है शाहजेब, आपने बिल्कुल सही तरीके से सारे एनालाइज किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट काफ़ी सीटें ले गई है, थोड़ा सा सरप्राइज भी है हमारे लिए कि इसलिए कि अगर मैंने ख्याल आपकी की ट्रांसमिशन में या मैंने कहीं और ये बात कही थी कि हम नेशनल असेंबली की सिंध में 45 से 50 सीटें लेंगे। मैंने ये क्लेम किया था कि हम कराची और हैदराबाद की सीटें छोड़ के बाकी जो 37 सीटें बनती हैं वो सब हम स्वीप करेंगे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने वो सारी स्वीप की, और छोटे मार्जिन से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्जिन से हमने वो सीटें निकाली। कराची में मेरा ख्याल था कि हम 8, और मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि बिटवीन 8 and 12 सीट्स हम लेंगे, और मैंने इस वजह से कहा था कि 45 और 50 के दरमियान नेशनल असेंबली की सीट सिंध से हमारी होंगी। हम 44 पे रुक गए, 44 हुई, 45 नहीं हुई। इस हद तक तो मैं गलत साबित हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सीट्स ले गई है कराची से। हम जरूर इसको एनालाइज करेंगे कि इसकी वजह क्या थी कि हम वो सीटें नहीं ले सके जो हम समझ रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि हमें मिलेगी, बट देन वी डिड नॉट डू बैडली। 44 सीटें हमारी हैं, 7 सीटें कराची से हैं, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले भी कई बार हम कह चुके हैं कि हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स काफ़ी ख़राब किस्म की आई हैं। मैंने एक स्टेटमेंट की एक साहब की उनकी देखी थी कि जी खैरात में जो हमने आपको हमारे बाइकआउट की वजह से खैरात में जो आपको लोकल गवर्नमेंट मिली थी अब उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो भाई बाइकआउट आपने इसलिए किया था कि आपकी पोजीशन ही नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, आपकी बहुत खराब पोजीशन थी, आपको हमने मिन्नतें की थी और आप नहीं लड़े थे। तो मेरा यही ख्याल है कि वो सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, अगर मुराद साहब आप कह रहे हैं कि उनकी पोजीशन खराब थी और आपने 7 से 12 का कहा था कि हम जीतेंगे, कहीं कहीं ये भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि 14, शायद आप ही ने कहा था कि 14 भी हम जीत सकते हैं कराची से, तो अगर उनकी पोजीशन खराब थी, लोकल बॉडी नहीं लड़े, लेकिन कुछ महीने बाद वो जनरल इलेक्शन में 15 सीटें जीत गए कराची से सरप्राइज, और इसको हम एनालाइज करेंगे जरूर कैसे हुआ है। मैंने 8 से 12 कहा था और कहा था उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यू एब्सोल्युटली राइट कि ये सरप्राइज है हमारे लिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस उसी टोन पे अगर आती है जो उनके बानी होते थे, वो टोन अगर दोबारा इस्तेमाल करेगी तो हमारे साथ उसका इत्तेहाद नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से कराची में अमन व अमान लाया गया है, और इसमें हमारी फौज, हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस के जवानों की शहादतें हैं। ये टोन के साथ अगर बात करेंगे तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा उनसे बात करना। हमारे लिए अव्वलीन तरजीह होगी कि सूबा सिंध में अमन अमान बरकरार रहे, और कराची जो सूबा सिंध का दारुल खिलाफा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसमें अमन अमान रहे। तो वो उनको जरा अपने टोन का देखना पड़ेगा। मगर आमतौर पर जो इलेक्शन के फौरन बाद का रिएक्शन है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर 13 से 14 सीटें टारगेट कर रही थी कराची में, आपका ये दावा था, मगर आप 7 जीत पाए हैं। एमक्यूएम आपको खुद हैरत हो रही है कि इतनी सारी सीटें कैसे ले गई है, मगर आप अभी भी कह रहे हैं आप एनालाइज करेंगे। ज़ाहिर ग्राउंड की सिचुएशन आपको पता होगी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीटीआई तो बहुत एतराज़ कर रही है, वो पूरे मुल्क में भी कर रहे हैं, इसके अलावा कराची में भी कर रहे हैं। आप अभी भी एनालाइज करने का टाइम मांग रहे हैं, ये एनालाइज करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं? शाहजेब ना कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि इफ दे डोंट चेंज द टोन एंड टेनर
जो वो बात करे तो उनसे बात करना भी मुश्किल हो जाएगी हमारी, अगर इस तरीके की बातें वो करेंगे जो उन्होंने कल एक उनके साहब ने की हैं। तो कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खुद। मैंने आपको बताया कि अभी कराची पहुंचा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ऑब्वियसली जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारी कराची की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ सलाह मशवरे के बाद में ऑफ द कफ तो नहीं कह दूंगा कोई चीज़ और फिर बाद में रिग्रेट करूँ कि मैंने ऐसे क्यों कहा। तो मैं ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ, सरप्राइज है। हम ज़्यादा सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारा ख्याल था कि शायद और जमातें भी कुछ सीटें ले जाएंगी कराची से, लेकिन हम जो 8 से 12 सोच रहे थे और हमें वो भी 7 सीटें हमारी आई हैं और 15 सीटें MQM ले गई है। तो इस पे जरूर मैंने कहा कि एक हैरत और सरप्राइज जरूर है। और शाह साहब आप ही अगले चीफ मिनिस्टर होंगे सिंध के। आपने और ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, 2013 के मुकाबले में 18 में अच्छा परफॉर्म किया, 24 में उससे भी बेहतर परफॉर्म किया। आप ही चीफ मिनिस्टर होंगे सिंध में जब पीपल्स पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ये तो मैं पहले ही मैंने क्लेम किया था और अच्छा आपने अभी मेरे से सवाल कर लिया। मैंने सबसे यही कहा था कि 9 तारीख को मुझसे पूछ लीजिएगा, और मैं ये क्लेम कर रहा था कि 2008 से 13 हमने बेहतर किया, 13 से 18 बेहतर किया और 24 उससे भी बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि और इस सिंध के अवाम ने हमें वोट देके मेरी बात की दुरुस्त की। बाकी जहां तक चीफ मिनिस्टर होने का सवाल है तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कैंडिडेट नहीं होता है, हमारी लीडरशिप डिसाइड करती है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, कोई भी कैंडिडेट नहीं है, लीडरशिप। और मैंने ये कई बार कहा था, इस वक्त हमारे 84 मेंबर्स इलेक्टेड हैं रिजर्व सीट्स के बाद और हमारे तकरीबन 112-113 हो जाएंगे मेंबर्स। 112-113 मेंबर्स में से, और मैं पहले 120 क्लेम कर रहा था, 5-6 कम हो गए, चलें उसको एक तरफ रखते हैं। 112-113 मेंबर्स में हर एक मेंबर हमारे एक ऐसा है जो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, काबिलियत भी रखता है और पार्टी का मिशन लेके आगे जा सकता है। अच्छा मुराद साहब, आपने कहा सरप्राइज आपको हुआ है, MQM यहाँ से इतनी नशिस्तें जीत गई। कुछ सरप्राइज हमने कराची की और नशिस्तों पे भी जीते हैं, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी से हैं तो उसी से हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे NA 241 है, वहाँ से मिर्जा इख्तियार बेग साहब जीते जो माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़े इलेक्शन। अब उन्होंने टोटल वोट लिया है 52,000 NA 241 में, लेकिन उसके नीचे जो सूबाई असेंबलियां जो 2 हैं उसमें पीपल्स पार्टी का कुल वोट बनता है 26,000, यानी कि मिर्जा इख्तियार बेग ने पीपल्स पार्टी के टिकट पे डबल वोट ले लिया। जो हारे हैं खुर्रम जमान साहब जो कि PTI के आजाद उम्मीदवार थे, उनके 48,000 वोट ऊपर है कौमी असेंबली में, और जो 2 नीचे सूबाई असेंबलियां हैं वहां वोट उनको 74,000 पड़ा है PTI के कैंडिडेट्स को। ये कैसे इतना बड़ा फर्क हो सकता है? आप खुद इलेक्शन लड़ते रहे, जरा इस पे आपकी क्या राय होगी? मैं देखिए 2 चीजें इसमें हैं, ऑब्वियसली इसको देखना पड़ेगा, लेकिन मिर्जा इख्तियार बेग पहले भी इलेक्शन लड़े हैं कराची से। गालिबन 2008 में खुशबख्श शुजात साहिबा थी और मिर्जा इख्तियार बेग ने 80,000 से ऊपर वोट उठाए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और जो भी उठाए थे, और खुशबख्श शुजात बहुत थोड़ी मार्जिन से जीती थी। तो मिर्जा इख्तियार बेग यहाँ रहते हैं, कराची की सियासत करते रहे हैं और वो खास तौर पे डिफेंस और इन इलाकों में एक्टिव है। तो दे माइट बी रीजन, अगेन एनालाइज आप कर सकते हैं, आपने किया है ये, और ये लोग जरूर सवाल उठाएंगे। जो आप एनालाइज की बात करें, क्योंकि शिकवा ये आ रहा है और ये कराची के हवाले से भी है और ऑल ओवर पाकिस्तान के इस वक्त कुछ जो इल्जामात लग रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा है, वो ये है कि फॉर्म 47 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मुताबिकत नहीं रखते उन नतायज से जो कि फॉर्म 45 के जरिए सामने आ रहे हैं। और इल्जाम ये लग रहा है कि बस फॉर्म 47 छाप दिया गया है, उस पर बस रिजल्ट पेश कर दिया गया है, और जो 45 फॉर्म है जिससे कैलकुलेट होकर वो फॉर्म बनना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं है। इस किस्म के अगर इल्जामात लग रहे हैं तो ये बड़े संगीन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन यकीनन होनी चाहिए। लेकिन इस तरह तो फिर एक ये रवायत पड़ जाएगी कि कुछ भी हो, नीचे फॉर्म 47 अपनी मर्जी का छाप दिया जाए। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपको लग रहा है इस तरह का कोई काम हुआ है या पॉसिबिलिटी है इसकी, और क्या होना चाहिए फिर सवाल? देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कराची का एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बता सकता हूँ, मेरे पास 169 पोलिंग स्टेशंस थी और मेरे पास 169 फॉर्म 45 अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, और वो तकरीबन टैली करते हैं जो फाइनल रिजल्ट दिया है। शायद 10-15 वोटों का फर्क है, वो खैर कहीं एरर हो सकता है। आज कंसोलिडेशन होनी है, मेरा इलेक्शन एजेंट उधर बैठा है, और कंसोलिडेशन के बाद वो डिफरेंस भी 10-15 वोटों का दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पे भी यानी कराची या पूरे मुल्क में ऐसे ही होना चाहिए। फॉर्म 45 फॉर्म 47 फॉर्म 45 से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए, और अगर ऐसा कहीं नहीं हुआ है तो वो एवेन्यूज कैंडिडेट्स के पास मौजूद हैं कि वो जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, वो जा सकते हैं ट्राइब्यूनल्स में। तो वो सारे ऑप्शंस
मौजूद हैं, और मैं यही कहूँगा कि उन कैंडिडेट्स को वो ऑप्शंस एक्सरसाइज करने चाहिए। सही। अब ये बताइएगा, क्योंकि आपने ये भी कहा हमारे पास ऑप्शन तो ये भी ओपन है कि हम ऑपोजिशन में बैठे। अब कल हमारा यहाँ पूरा पैनल मौजूद था और सबने ये तकरीरें भी सुनी है बिलावल साहब की इलेक्शन के दौरान, और जो इंटरव्यूज भी थे उसमें बाकायदा वो नाखुश नजर आए उस पीडीएम के कोalition से कि उसमें इख्तियारात भी नहीं होते। फिर बहुत सारे जो फैसले आप लोगों ने कहा माशी फैसले इसहाक डार साहब ने किए, उसको नहीं सपोर्ट किया जा सकता। बिलावल साहब ये भी कह चुके हैं कि मुल्क में कोई भी वजीर खजाना हो इसहाक डार नहीं होने चाहिए। अब ये उनकी एक राय रही है, तो इसको कैसे बदलेंगे? और आपको लगता है कि अगर ये एक कोलिशन बन भी जाती है, क्या वो इतनी एक मजबूत हुकूमत होगी कि मुल्क को इन संगीन मसाइल से निकाल सके? सबसे पहले तो बिल्कुल हमारा एक्सपीरियंस ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा था, और हमने भी कहा कि वो सारी मिनिस्ट्रीज जो PMLN ने अपने पास रखी थी, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे प्लानिंग की मिनिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री हो, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मुल्क को मजीद इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद ख़राब हुई, और हमारी इंटरनल जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की वो भी ख़राब हुई। बाकी जो पीपल्स पार्टी के पास मिनिस्ट्रीज थी, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए मैंने एक रिसेंटली मिफ्ता इस्माइल साहब का पॉडकास्ट सुना था, और ही वॉज सो अप्रिशिएटिव, और हमारे मुखालिफ हैं वो, अप्रिशिएटिव ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर से जो पास्ट में उनसे बेहतर काम उन्होंने किया। और जब एक और शख्स का नाम लिया गया जो कि बड़े सीनियर मंजे हुए सियासतदान है, आजकल थोड़ी तकलीफ में है, तो उन्होंने कहा ओ जी देयर इज नो कंपैरिजन। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो क्रिटिसिज्म थी ऑन दी PMLN मिनिस्ट्रीज वो बड़ी वैलिड थी, और इसी वजह से हमें बड़ा सोच समझ के, आई एम श्योर दी CEC विल हैव ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड जब वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। तो इट इज नथिंग कि ऐसा नहीं है कि जी नो ब्रेनर है कि हम बस कल को ज्वाइन कर लेंगे एक कोलिशन विद PMLN। हमें बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो वो हम करें। और शाह साहब, एज ए चीफ मिनिस्टर आपने को दोनों से के साथ ही काम करने का मौका मिला, दोनों वज़ीर आज़म के साथ ज़ाहिर मुख्तलिफ मीटिंग्स में। तो इमरान खान साहब के तकरीबन 4.25 साल, फिर इसके बाद तकरीबन 1.25 साल शहबाज शरीफ साहब का, उन दोनों को आप कैसे रेट करते हैं चीफ मिनिस्टर जब आपने देखा उन्हें? देखिए, मैं अभी इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी तकलीफ में, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता उनके लिए, लेकिन पूरे 1.5 साल में, सॉरी 3.5 पौने 4 साल में इमरान खान साहब कराची भी जब आते थे तो मुझे बुलाते भी नहीं थे। मैं जब उनको रिसीव करना चाहता था एयरपोर्ट पे तो वो भी अलाउ नहीं करते थे, वो लिस्ट भेजते थे कि जी फलाना फलाना आएगा, जबकि मैं फॉलो करना चाह रहा था जो हमारी आई थिंक इट्स कॉल्ड द ब्लू बुक और समथिंग जो प्रोटोकॉल की होती है। इमरान खान साहब 3.5 पौने 4 साल मुझे कभी अवेलेबल नहीं रहे, और 1-2 बार तो हमने जब फोन पे बात की तो गर्मा गर्मी में फोन रख दिए गए हैं। ऑन दी कॉन्ट्री शहबाज शरीफ साहब को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि वो सुनते थे, और उन्होंने फ्लड के दौरान भी सूबा सिंध के काफी दौरे किए। जब 2020 में फ्लड आया था तो इमरान खान साहब आए ही नहीं थे सिंध, और ये क्रेडिट मैं जरूर दूंगा कि वो साथ रख के चलना चाहते थे। ग्रीवेंसेस हमारी भी बहुत थे शहबाज शरीफ साहब से भी, और ख़ास तौर पे जब आखिरी बजट अनाउंस हो रहा था तो हमें काफ़ी एक स्ट्रिक्ट पोस्चर इस्तेमाल करना पड़ा था, और कि जी जिसकी वजह से फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स इनके लिए लिए। बाकी मतलब इमरान खान साहब को मैंने कहा वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि वो खुद अपनी तकलीफ में है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो इमरान खान साहब इस काबिल भी हैं कि किसी गवर्नमेंट को चला सके, इसलिए कि उनके पास अपना ईगो जो है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। और अगर तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार अली खान भी ये दावा किया है कि वो खुद भी वफाक में हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो 100 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं उसमें से 92 PTI के हिमायत याफ्ता है, तो उनको मजीद तकरीबन 40 और सीटें चाहिए होंगी तो ही वो कौमी असम्बली में बना सकेंगे। अब शायद एक MWM से उनको मिल जाए, वो कह रहे हैं वो हमारे ही हैं, एक आध और उनको इंडिपेंडेंट कोई सीट मिल जाए, कोई और पार्टी उनके साथ शायद PML जिया साहब की जो पार्टी है एजाजुल हक साहब की, वो उनके साथ आ जाए। लेकिन फिर भी नंबर पूरे करने के लिए उनको किसी ना किसी पार्टी से, बल्कि पीपल्स पार्टी से शायद अलायंस करना पड़े, वरना ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, और ज़ाहिर एक ऐसी पोजीशन में आ गई है जो शाह साहब खुद भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बगैर होगा नहीं। मगर आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे जियो न्यूज़ से, तो एक फील ज़रूर आ रहा था जैसे ऑलमोस्ट ये इस तरफ जा रहे हैं कि एक नून लीग का
पीपल्स पार्टी का एक इत्तेहाद होगा। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई आपका तो बिल्कुल ही मैनिफेस्टो अलग है, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, SIFC डिसाइड कर चुकी है कि जी प्राइवेटाइजेशन करनी है, नून लीग का प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम है, तो उन्होंने उसमें भी ऐसा लग रहा था कि एक बीच के कॉम्प्रोमाइज़ की वो बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपने मैनिफेस्टो पर अमल कराएं, मगर जब एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी जिसमें दीगर इत्तेहादी भी होंगे और हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकते हैं, तो सारा हम तो अपने मैनिफेस्टो पर नहीं अमल करा पाएंगे। हम चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, हमने साबित किया सिंध में, मगर ज़ाहिर एक जो कोलिशन गवर्नमेंट होगी उसमें जितनी अपनी मनवा पाएंगे। तो नज़र आ रहा था जैसे कहीं ना कहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी चीज़ें और मुज़ाकरात से चीज़ें तय होंगी, मगर ज़्यादा करीब हैं एज़ कम्पेयर टू PTI ने। तो ऐसी कोई मेरा ख्याल है ऐसा कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया, ना ही कोई ऐसी मुलाकात हमें सामने नजर आई है। सही है, जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला हम जारी रखेंगे, तज्ज़िये भी हासिल करेंगे यहाँ पर, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्क में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लिया, अब हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि हम भी इस पोजीशन में हैं, उनका मौक़िफ़ भी इस ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो पे इस इलेक्शन ट्रांसमिशन। नताइज जो है 265 में से 256 नशिस्तों का आ चुका है। पार्टी पोजीशन पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद अपने मेहमान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो 256 नताइज का रिजल्ट आया है उनमें से सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने। 100 नशिस्तें जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने हासिल की है, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी जो नशिस्तें हैं, अब जियो पे भी आप देख सकते हैं कि उनको अलग करके हमने बता दिया है। तो जो पहला कॉलम है 92 नशिस्तों का, वो आज़ाद है जिन्होंने PTI के कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके एफिडेविट्स जमा करवाए थे। तो 92 इस वक्त आप कह सकते हैं कि PTI बैक्ड जो है नशिस्तें वो उनके पास है। 73 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी 54 पर है, MQM पाकिस्तान 17 और आज़ाद जो है वो 8 है। यानी कि ये वो हैं आज़ाद जो कि किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़े थे, ना उन्होंने किसी पार्टी के फॉर्म्स जमा करवाए थे। JUIF की 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 3 और IPP की 2 नशिस्तें इस वक्त है। तो ये टोटल 256 है। बाकी अभी है 9 नताइज जो कि सामने नहीं आए हैं, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। रऊफ हसन साहब तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़रा इसमें भी बात करेंगे कि इस वक्त आप लोग दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और वफाक में आप हुकूमत बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? नंबर्स आपके पास वफाक और पंजाब में पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्शंस के नताइज हैं, इस हवाले से आप गौहर अली खान साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 है, उनके नताइज मुख्तलिफ हैं, फॉर्म 47 के मुख्तलिफ हैं। तो क्या अब लीगल प्रोसेस आप लोग फॉलो कर रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और वहां पे अपना केस प्लीड कर रहे हैं? बिल्कुल वहीं जाएंगे। मेरा ख्याल गौहर साहब, मैं बैठा हुआ था उनके साथ, हम लोगों ने ये सारा जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें हम लोगों ने अपना जो लाया अमल है उसको हमने बयान किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो लीगल बैटल है हमारी, उसमें हम ट्राइब्यूनल्स में जाएंगे, उसके बाद अगर जाना पड़ा तो कोर्ट्स में जाएंगे, क्योंकि इस वक्त दो किस्म की इश्यूज हैं। एक तो यह है कि जी 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और उन्हीं की नकलें जो हैं वो दूसरे लोगों को भी, जो पोलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड की गई हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे 45 हैं जिसके ऊपर 47 नहीं दिया गया। तो ये दोनों सूरतों में ये हम इनको कंटेस्ट करेंगे और ये तकरीबन मिलाया जाए अगर तो ये 60 के करीब ये सीटें बनती हैं। 60? तो 60 सीटें टेक्निकली जो हैं वो हमारी हैं, हमसे छीनी गई हैं और उनको हम वापस लेने की पूरी कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डोमेन के अंदर रहते हुए। अगर ये हाइपोथेटिकली अगर हमें ये मिल जाती है, गालिबन उन्होंने कहा था ऐसी 20 नशिस्तें हैं जहां पर फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है और उनके नताइज मुख्तलिफ हैं 47 से। जी हाँ, एक मैंने आप बताया ना कि एक जो उसमें किस्म है उसमें ये है जिसमें कि 45 मौजूद है, ये तकरीबन 23 हैं। इसके अलावा 40 के करीब और भी हैं जिसमें कि फॉर्म 45 भी नहीं दिए गए, हमारे बंदों को निकाल दिया गया और उसके बाद इलेक्शंस के साथ जो हुआ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो ये दो किस्म के जब मिलाते हैं तो ये 60 या उससे ज्यादा सीटें बनती हैं। सही, अब ये मामला कंटेस्ट करने जा रहे हैं, मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, वो तो ऑब्वियसली एक लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन उससे पहले हुकूमत कायम होनी है। और अगर आपके चेयरमैन गौहर अली खान साहब कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे वफाक में, तो मैं पूछना चाह रहा हूं ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि 92 इस वक्त वो उम्मीदवार जीते हैं जो कि PTI बैक थे। अगर आप इसमें MWM की एक सीट शामिल कर लें या शायद जाजुल हक साहब आपका सपोर्ट कर ले तो 94 हो जाएंगी।
तो फिर भी आपको किसी ना किसी एक बड़ी पार्टी की जरूरत होगी हुकूमत बनाने के लिए, जो कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आप बैठेंगे नहीं। तो क्या इशू है वो ये है कि इसमें लीगल पॉइंट है कि अगर हम लोग ये सारा कुछ ट्राइब्यूनल्स में लेके जाते हैं तो क्या इन केसेस की ट्राइब्यूनल में मौजूदगी के ऊपर क्या ये पॉसिबिलिटी होगी, लीगल पॉइंट बनेगा कि जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स है उस प्रोसेस को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाए कुछ देर के लिए, क्योंकि ये बहुत लार्ज नंबर है, ये 2-4 सीटों की बात नहीं है, 5-6 सीटों की बात नहीं है, ये 60 से ज्यादा सीटों की बात है। और इसका मतलब है कि 60 सीटों में से अगर आधे भी बहुत कम है कि आपको तमाम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टे ऑर्डर मिल जाए और हुकूमत बनने का सिलसिला रुक जाए, ये तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा प्रैक्टिकली। उससे पहले अगर आपने हुकूमत फॉर्म करनी है तो करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या किसी पार्टी से बात कर सकते हैं या नहीं करेंगे? देखिए वो उस चीज को मैं अभी इस पॉइंट के इस स्टेज के ऊपर डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो हमारी पॉलिटिकल एक स्ट्रेटेजाइजिंग है और जो हम कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन मैं ये पॉइंट दोबारा रिट्रेट करना चाहूंगा कि चूंकि ये लार्ज नंबर है, ये 2-4 सीटों की बात नहीं है, कंसिक्वेंटली मेरी जो आपने लीगल टीम के साथ बात हुई है उसमें एक लीगल पॉइंट इसमें बनता है। हम डिमांड कर सकते हैं कि हुकूमत की फॉर्मेशन आप इसको 2 दिन में फैसला कर दें, 3 दिन में कर दें, 1 दिन में कर दें, 24 घंटे में भी फैसला हो सकता है। हमारे पास प्रूफ है, कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है हमारे पास, हम प्रेजेंट करेंगे। हाँ, अगर उनकी तरफ से डिले होती है तो वो और बात है। हमारी तरफ से जो प्रूफ है हमारे पास उसकी प्रेजेंटेशन में डिले नहीं होगी, तो उनके बस में है, वो 24 घंटे में फैसला करते हैं। साहब ज़ाहिर जो आपके एतराज़ात हैं कि जो फॉर्म 45 है उससे करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फॉर्म 47 और फौरी तौर पर फैसला किया जाए, ज़ाहिर आइडियली तो यही होना चाहिए कि और मुतादिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें फौरी तौर पर होना भी चाहिए, सलमान अकबर राजा साहब हों, दीगर मामलात हों, उसमें उनकी तरफ से एतराज़ हो रहा है। मगर अगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता तो आपके पास इस वक्त इंडिपेंडेंस के साथ भी एक फेयर चांस है, आपके पास मेजॉरिटी मौजूद है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर मरकज़ में, तो आप फौरी तौर पर इंगेज नहीं करेंगे दीगर जमातों के साथ कि कम से कम ये मौका अभी फिलहाल ना चला जाए कि हम वक्त पर हुकूमत बनाने का, क्योंकि आपके पास बगैर किसी अलायंस के बना नहीं सकते, और अगर किसी और ने बना लिया क्योंकि दीगर पार्टीज कर रही है निगोशिएट, तो आपके पास ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया जब वो कह रहे थे कि मैं इस स्टेज के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हमने तमाम ऑप्शंस खुली रखी हुई हैं, हम उन तमाम ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी प्रायोरिटी जो है इस वक्त है कि जो हमारे लेजिटिमेट क्लेम्स हैं तकरीबन 60 सीटों के ऊपर, जो हम फील करते हैं कि हमें इलिजिटिमेटली हमें डिप्राइव किया गया उन सीटों से, वो हम फाइट करेंगे, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जैसे अभी हमारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुराद अली शाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। एज ऑफ नाउ इस वक्त जो सीटों का चार्ट है उसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि ना नून लीग पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बना सकती है, ना ही तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बना सकती है। आप स्ट्रेटजी ना डिस्क्लोज करें, बट जितनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई राब्ता है ही नहीं। तो राब्ता ही नहीं है तो फिर स्ट्रेटजी कैसे आगे बढ़ेगी? मैं आपकी इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ इट के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो बाकी मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हमें हमारा लेजिटिमेट शेयर जो है वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले वही कोशिश। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं राब्ता है आपका बड़ी पार्टीज के साथ भी। आपके साथ तो पहले भी मेरी सुनवाई है, मैं इसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा जी। इतना बताइएगा कि रहने दीजिए। गौहर खान साहब से जब हमारी इलेक्शन से पहले बात हुई थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि नून लीग और पीटीआई और पीपल्स पार्टी तो पीटीआई के लिए ऑप्शन हो ही नहीं सकती हैं। तो अभी उस स्ट्रैटेजी में ऐसा एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी ऑप्शन हो सकती है। देखिए, वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, आपने खुद कहा है, हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। हमने पूरी कोशिश करनी है कि हमने हुकूमत बनाए सेंटर में। हमने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने बहुत कुछ कहा है। उसके अलावा हमारी इस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी डिस्कस किया गया है। हम अपने ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे। हमने एक ऑप्शन अपना डिस्क्लोज किया था, वो बंदा ही उठ गया था। अब रऊफ साहब ये बताएं ना, जैसे अब खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लेते हैं, वहां पे तो आपकी 2/3 मेजॉरिटी है, तो वहां पे भी किसी पार्टी में शामिल होकर बतौर पार्टी आप चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करेंगे या आजाद उम्मीदवारी एक आजाद चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे? देखिए, वो हमने फैसला किया है, कल हमारी मीटिंग हुई है, उसमें हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी पार्टी का केस फाइट करेंगे। ये एक प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है, ये हमने अपनी पार्टी का केस फाइट करना है। हमारी लीगल एंटिटी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ए लीगल एंटिटी। सुप्रीम कोर्ट ने उस लीगल एंटिटी को नहीं खत्म किया।
तो हमने उस लीगल एंटिटी के जो राइट्स हैं उसका केस फाइट करना है। लेकिन सलमान अकबर राजा का जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन उसमें अपना फैसला दे चुका है ना, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से होगा। इलेक्शन कमीशन तो अपना फैसला दे चुका है कि जिस पार्टी को सिंबल मिला हो उसी को हम पार्टी मानेंगे और उसी में आपके इंडिपेंडेंस शामिल हो सकते हैं, किसी और पार्टी में नहीं हो सकते जिसके पास सिंबल ना हो। हम उसको कंटेस्ट करेंगे और मगर हमारी लीगल एंटिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ए लीगल एंटिटी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी इस लीगल एंटिटी को वायलेट नहीं किया गया, उन्होंने खत्म नहीं किया। हम पीटीआई की लीगल एंटिटी होने का केस जो है वो फाइट करेंगे। साहब और ये बताएगा कि जो ज़रा खैबर पख्तूनख्वा में तो आपके पास 3/4 मेजॉरिटी है, आप अगर रिजर्व सीट्स की फिक्र ना किए बगैर भी जो सारे इंडिपेंडेंट्स हैं वो मिलके आपको चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये जो 92 इंडिपेंडेंट्स जीते हैं पाकिस्तान, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन से पहले तो इन सबने प्लेज किया था कि जी हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। इलेक्शन के बाद भी ये 92 के 92 इन सबसे राब्ता हो गया कि हाँ जी ये पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि दीगर जमातें कह रही हैं हम इंडिपेंडेंट्स को अप्रोच करेंगे। देखिए दीगर जमातें जो है ना वो आपको पता है मंडियां लगाती रही हैं। जरदारी साहब बड़े इस बारे में उनकी माशाल्लाह बड़ी मशहूरी भी है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, शरीफों की भी बड़ी मशहूरी है। हम मंडी लगाने वाली पार्टी नहीं है। और ये जो लोग हैं हमारे, ये हमारा यंगर आइडियोलॉग कंपोनेंट है और इसको हमने इस वक्त सोच समझ के हमने इनको सीटें दी थी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग बिकाऊ माल हैं या इनके ज़मीर इतनी आसानी से खरीदे जा सकते हैं जितना कि सो कॉल्ड इलेक्टेबल कम्युनिटी जो थी, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पार्टी में आई थी, अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टी में आई थी, उसकी वजह से हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। ये लोग आइडियोलॉग्स हैं पार्टी। वैसे ये आपने ये वाला कैटेगोरिकल जवाब देके आपने पहले सवाल का भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी पर से राब्ता है नहीं आपका, जो जरदारी साहब के बारे में आपने बात की अभी। देखिए हकायक मेरे भाई अपनी जगह है। हकायक स्टेट करने में हम बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करते। मैं बिल्कुल स्टेट बंदा हूँ। मैं आप पहले भी जिस प्रोग्राम्स में मैं आता रहा हूँ, मैं आई डोंट हाइड विद सेंटिमेंट्स, आई डोंट हाइड विद फीलिंग्स, मेरे हैं अपनी। लेकिन पार्टी पोजीशन जो है, पार्टी के जो फैसले होंगे जब हो जाएंगे तो फिर हम सब अबाइड। अच्छा एक टेक्निकल नुक्ता भी है, क्योंकि एक जो प्लान जो जिस पे आप पहले भी कह चुके हैं कि हाँ दूसरी पार्टी से हमारी बातचीत है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं काम करता तो हम सारे उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन क्या किसी नई पार्टी में शामिल होकर आप रिजर्व सीट्स ले सकेंगे? क्योंकि रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है वो तो पहले से प्रोवाइड करनी होती है और बतौर आज़ाद उम्मीदवार तो कोई लिस्ट नहीं प्रोवाइड की जाती। अब मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूं, आप एमडब्ल्यूएम में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज गौहर साहब ने कहा है उनकी नशिस्त हमारी उनकी है, तो एमडब्ल्यूएम ने भी कोई लिस्ट पहले से तो नहीं दी होगी इलेक्शन कमीशन को कि 15-20 लोग हैं जो शामिल होंगे, तो टेक्निकली क्या फिर भी रिजर्व सीट आपको मिल सकती है अगर आप किसी और पार्टी में शामिल होंगे? तो देखिए इन्हीं फैक्टर्स को जिनका आपने जिक्र किया है, इन्हीं फैक्टर्स को सामने रख के हमने ये फैसला किया है कि हम पीटीआई का केस फाइट करें, हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म का केस फाइट करें सर। इसलिए यानी किसी और पार्टी में शामिल होकर रिजर्व सीट हासिल करना कानूनी तौर पे टेक्निकली आसान नहीं है, सादा नहीं। जो आपने एक पार्टी का नाम लिया है, अगर हम उस पार्टी के साथ आगे बढ़े तो चूंकि उन्होंने कोई अपना फीमेल कैंडिडेट जो है वो नहीं फील्ड किया था, इसलिए उनका राइट टू क्लेम देयर कोटा ऑफ सीट्स फ्रॉम द रिजर्व सीट्स वो नहीं बनता। तो और भी मसाइल हैं, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपनी पार्टी का केस लेके आगे बढ़ेंगे और उसको मेरिट के ऊपर फाइट करेंगे। एक बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। इसको जरा एक दफा, रऊफ साहब है हमारे साथ जी? रऊफ साहब इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एमडब्ल्यूएम ने क्योंकि अपनी कोई रिजर्व सीट्स की लिस्ट नहीं दी थी खवातीन के हवाले से, तो अब उनके पास ये कानूनी ऑप्शन होगा या नहीं होगा? नहीं, मैंने ये अर्ज किया कि नहीं होगा। देखिए जब आप कोई फील्ड ही ना करें, खातून उनके प्लेटफॉर्म से कोई फील्ड नहीं हुई एज ए कैंडिडेट जी, तो उसके बाद वो उनका जो राइट होता है क्लेम द कोटा वो नहीं होगा, खत्म हो जाता। तो फिर ये पार्टी तो नहीं हो सकती, फिर इसका मतलब दूसरी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अगर कोई भी नाम ले लिया था तो इसलिए मैंने कहा कि हम अपना केस जो है पीटीआई का केस जो है वो मेरिट पर फाइट जी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एमडब्ल्यूएम के अलावा आप कोई भी ऐसी छोटी पार्टी ले लें जिसके पास 1 या 2 सीटें, तो उनके पास तो वुमेन का कोटा उन्होंने तो नहीं दिया होगा 15-20 खवातीन का, तो इसका मतलब सारी पार्टीज ही रूल आउट हो जाएंगी जो छोटी पार्टीज हैं। नहीं, ऐसी पार्टीज हैं जो कि छोटी पार्टीज हैं लेकिन उनका कोटा बंद। मतलब मिसाल के तौर पे एक और मिसाल दे देता हूं, एजाजुल हक साहब की पार्टी है, उनके पास 1 नशिस्त है, अब उन्होंने कोई 10-12 खवातीन की लिस्ट तो नहीं दी होगी 1 नशिस्त पे। नो कमेंट। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी भी है, उन्होंने अख्तर मेंगल साहब की पार्टी भी, अख्तर मेंगल साहब की भी 1 सीट है, उनके पास भी 12 खवातीन की लिस्ट नहीं होगी। तो और भी बड़ी है पार्टीज, आप लेते जाए नाम। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन। मैं कह रहा हूं कि देखिए ये जो आपने कहा कि एमडब्ल्यूएम के साथ एक कानूनी मसला है, कानूनी सुकम है, तो वो उस हर पार्टी के साथ होगा ना जिसकी 1 या 2 सीटें होंगी।
लेकिन हम क्यों MWM के साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, और वो बड़ी देर से चल रही है। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारा उनके साथ पार्टनरशिप है, और उनका जो बंदा इस वक्त जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो उनका है, हमारी मदद के साथ वो वहाँ काम कर रहा है। तो उनके साथ हमारे बड़े सस्टेनेबल ताल्लुकात हैं, बड़े क्लोज ताल्लुकात। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी पार्टी है जिसके पास एक या दो नशिस्तें हो इस वक्त, लेकिन उन्होंने कोई तवील लिस्ट जमा करवाई है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ पहले से हो गई थी? देखिए, जिस पार्टी के पास राइट है ना, जो राइट बनता है, अगर हम उस पार्टी के साथ थियोरेटिकल बात कर रहा हूं, जिनके पास राइट है क्लेम करने का अपना कोटा, तो जब उनमें हमारे पद्दे शामिल होंगे तो वो कोटा जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सही है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोटा बढ़ाया जा सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ इस पॉलिटिकल पार्टी में है जिनका राइट ही नहीं बनता सिरे से। आप ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व सीट्स का कोटा बढ़ाया जा सकता है कानूनी तौर पे? जब लोग आ जाएंगे तो ये इलेक्टेड लोग के तौर पे ट्रीट होंगे ना। अगर हमारे 93, 94 या 100 जब वहां जाता है तो फिर उसी प्रोपोर्शन में हमें सीटें मिलेंगी ना। सीट्स प्रोफेसर साहब, एक जो पंजाब का इस वक्त मामला है, जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है, एक तो आप कह रहे हैं आप लीगल बैटल लड़ेंगे, मगर जो फौरी तौर पर अगर हुकूमत की फॉर्मेशन होती है तो 137 नून लीग की, 115 आपके इंडिपेंडेंट है, 22 वो इंडिपेंडेंट है जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े। तो नून लीग ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में, आप कोशिश करेंगे वहां हुकूमत बनाने की? बिल्कुल करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल करेंगे। हम पंजाब में करेंगे, केपी में हमारी हुकूमत बन चुकी हुई है वर्चुअली, और सेंटर में करेंगे। सेंटर में हम लार्जेस्ट पार्टी हैं। हम उनकी मेजॉरिटी को पंजाब में कबूल नहीं करते, इसलिए कि वहां भी हमारा क्लेम है कि हमारे वहां भी फॉर्म 45 जो हैं उनको वायलेट किया गया, तो वहां भी हमने केस लेके जाना है आगे। वो तकरीबन हमारे पास को 54 हैं, वो 54 सीटें जो कंटेस्टेड सीटें हैं जिनको हम कंटेस्ट करेंगे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हमारे कि ये बात दुरुस्त है कि फ्रेश लिस्ट जो है वो दी जा सकती है। अगर आपके पास ज्यादा सीट्स आ चुकी हैं, आप किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो फ्रेश लिस्ट मजीद रिजर्व सीट्स की प्रोवाइडेड कि आपने पहले रिजर्व सीट्स दी हो, या बाद में भी आप उसको फ्रेश लिस्ट जारी कर सकते हैं। फिर एमडब्ल्यूएम भी दे सकती है। हाँ, उनको वो कह रहे हैं कि उन्होंने शायद कोई लिस्ट नहीं दी है, जो मैं उनकी बात समझाऊं तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब उसको पार्टी का एक्सपेक्ट अगर फ्रेश दी जा सकती है तो एक पार्टी का एक्सपेक्ट नहीं बढ़ाया जा सकता है उस लिस्ट को। अगर आपने नहीं दी हो, बढ़ाया जा सकता है उस लिस्ट को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, यानी कि है तहरीक इंसाफ के पास ये ऑप्शन है कि अपने आजाद उम्मीदवार एक पार्टी में शामिल करके रिजर्व सीट्स ले सके। लेकिन जो इस वक्त रऊफ हसन साहब डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी कानूनी टीम से बात हुई है कि हम पीटीआई में ही शामिल होना चाहते हैं, जिसके इम्कानात इस वक्त टाइम को देखते हुए कम नजर आते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपना फैसला। जो आपने सलमान गुरार साहब की पिटीशन की भी बात बताई, लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी बात, तो ये एक लेंथी प्रोसेस होगा। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसकी मरकज़ में हुकूमत बने, तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर उन्हें कुछ ऐसे इकदाम करने होंगे और पार्टियों से राब्ते करने होंगे जो अभी नहीं नज़र आ रहा है। वो कह तो रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मगर ऑन फेस ऑफ इट कहीं नहीं दिख रहा। पीपल्स पार्टी ने इंटरेस्टिंगली मुराद अली शाह साहब ने इस ऑप्शन को खुला छोड़ा है कि जी हम MQM PTI दोनों के लिए हम बात कर सकते हैं सारे ऑप्शन से, बट अभी यही नजर आ रहा है कि राब्ते जो हुए हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप। मुराद अली शाह साहब ने अपना इमरान खान के साथ एक्सपीरियंस भी बता दिया है, वर्किंग एक्सपीरियंस बता दिया है, तो इसका मतलब उसके इम्कानात भी बहुत कम है। अभी तो नहीं नजर आता कि उन्हें अगर पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर बना तो उन्हें फिलहाल इमरान खान साहब के साथ काम करना कोई राब्ता उनका इमरान खान साहब से फिलहाल होगा। लेकिन ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि यहां बता रहे हैं कि 92 ऐसे लोग हैं जो कि आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं, पीटीआई बैक थे, लेकिन उनके पास सिंबल नहीं है। इसलिए हम बार बार ये बात करते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो ये था सिंबल वापस लेने का, उसने उन वोटर्स से वो राइट छीन लिया कि वो अपनी मनपसंद पार्टी के लिए वोट करें जिसके पास सिंबल भी हो, और इसलिए ये आज़ाद है। और हामिद खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके साथियों के जो साथी जजेस हैं उनके सामने अपना ये केस प्लीड किया था कि आइन जो है वो एक सियासी डॉक्यूमेंट है, आप कोई भी फैसला करेंगे उसके बड़े दूरस्थ नताइज पाकिस्तान की सियासत पर भी होते हैं, उसको मद्देनजर रखना जरूरी है। और जैसे मैं कह चुका हूं पहले भी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बड़े दुरुस्त तरीके से ऐसे केसेस भी टेकअप किए गए हैं जिसमें माजी में बड़ी बड़ी गलतियां हुई। भुट्टो की फांसी का फैसला था, परवेज मुशर्रफ की जो सजा थी उस पर जो अपील थी उसका केस नहीं सुना जा रहा। ये पुराने केसेस टेकअप किए जा रहे थे, लेकिन इस केस में जब आपने सिंबल ले लिया पार्टी से तो आपने उन आजाद उम्मीदवारों को खुला छोड़ दिया है। और इसीलिए आज हमें ये सवाल करने पर मजबूर हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पैसे देके, कोई जबरदस्ती, कोई दबाव के जरिए उन लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। देखिए जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर
जो कि जी मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए बड़ा लाजमी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, उसको बुनियाद बनाकर जो फैसला दिया गया, उसमें जो मुल्क में ओवरऑल डेमोक्रेसी है जो कि जनरल इलेक्शन के नतीजे में आती है, ना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। कि अब एक पार्टी है, उसके नाम पर 92 लोग जीत कर आए हैं और उसके बावजूद, और उस पार्टी का दावा है कि हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, उसको हम चैलेंज करेंगे, बट इलेक्शन कमीशन का नतीजा है कि 92 तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड जीते हैं। अब उनका पता नहीं है, तमाम जमातों की उस पर नज़र है। अगर ये बल्ले पर जीते होते तो तमाम जमातों की उस तरीके से इन पर नज़र ना होती। तो आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि जाहिर है बहुत ज़्यादा लाजमी है कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी हो, उसको बुनियाद बना के जो फैसला दिया, उसमें मुल्क की डेमोक्रेसी को बहरहाल एक नुकसानदा सूरत हाल नजर आती जी। और इस पर हमारे जो कानूनी माहिरीन है वो ये भी कह चुके हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि वो किसी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह स्क्रूटनाइज करके उनसे फिर सिंबल छीन ले। ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। इंतखाबात 2024 में 265 इंतखाबात पे नशिस्त में इंतखाबात हुए, जिसमें से 256 के नताइज आ चुके हैं। हमने आपको इसका ब्रेकअप भी दिखाया और अब जो ब्रेकअप आप जियो पे देख रहे हैं उसमें जो इंडिपेंडेंट पीटीआई बैक्ड हैं उनको हमने अलग कर दिया है। 92 सीट्स जो हैं वो हासिल की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने जमा करवाए थे पार्टी के एफिडेविट्स। इसके अलावा PMLN की 73, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 54, MQM पाकिस्तान की 17 और 8 नशिस्तें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैं जिनकी कोई पार्टी वाबस्तगी नहीं थी। JUIF की 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 3 और IPP की 2 नशिस्तें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो है इस वक्त सूबों का रिजल्ट भी, और वो आपके सामने रखते हैं। इस वक्त पंजाब असेंबली में 137 जो है वो PMLN की सीट्स हैं, जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट थे वो 115 है और 22 जो है वो आज़ाद हैं, यानी कि उनकी किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। इसी तरह सिंध असेंबली का जायजा ले तो वहां पे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर बड़ी आसानी से हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। 83 सीट्स हैं उनकी सूबाई असेंबली की, MQM पाकिस्तान की 28 और जो PTI के इंडिपेंडेंट हैं उनकी 11। KPK में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट थे उनके नंबर हैं 80, आज़ाद हैं 8 और JUIF की हैं 7 नशिस्तें। इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त जो है वो कांटेदार मुकाबला है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे हुकूमत साजी में काफ़ी कुछ लेन देन हो सकती है। पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें हैं, PMLN की 10 और JUIF की 9। तो शाहजेब ये इस वक्त सूरत हाल है। पंजाब में PMLN की 137 है और अगर वो 22 आज़ाद जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उनको शामिल कर लेते हैं तो वो बसानी सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, किसी और पार्टी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत करीब है, बहुत करीब हैं। और मेरा ख्याल है जो कल भी गुफ्तगू हो रही थी वो ये कि जो जब ऑन द टेबल गुफ्तगू हो रही होगी बिटवीन जरदारी साहब एंड शहबाज शरीफ साहब, या अगर फ़ोन कॉल पर कोई रब्ता है जिसकी इतलात आ रही थी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान, तो उसमें बलूचिस्तान की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी। एक तो प्रेसिडेंट हाउस की बहुत अहमियत है, स्पीकर असेंबली की बहुत अहमियत है, चेयरमैन सेनेट की बहुत अहमियत है और फिर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की बड़ी अहमियत है। और हमने माजी में देखा है कि पीपल्स पार्टी के लिए और जरदारी साहब के लिए जब वो पॉलिटिकल बार्गेन कर रहे होते हैं तो चेयरमैन सेनेट का स्लॉट, स्पीकर असेंबली का स्लॉट बहुत अहम होता है। जब PDM के साथ भी मुज़ाकरात हुए 16 माह की हुकूमत के लिए तो स्पीकर कौमी असेंबली लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो ये जो बार्गेनिंग है ये बहुत ज़्यादा अहम होगी। पंजाब में अब कहा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन के नताइज अनाउंस किए गए, क्योंकि PTI कह रही है उसको चैलेंज करेंगे, हम मेजॉरिटी में है, उसके मुताबिक नून लीग 137 के साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में है हुकूमत बनाने के लिए। 22 आज़ाद हैं, वो ज़्यादातर जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है, 115 तहरीक इंसाफ वाले हैं। ज़्यादातर नून लीग ये दावा कर रही है, सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे बात करें कि हमारी बात हो गई है अक्सर आज़ाद उम्मीदवारों से और हम पंजाब में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इन सूबों के नताइज को देखते हुए ये लगता है कि शाहजेब सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में स्ट्रॉन्ग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन सकती हैं क्योंकि पार्टीज की वहाँ पे मेजॉरिटी है। लेकिन वफाक में हमें एक कमज़ोर वफाकी हुकूमत बनती नजर आ रही है क्योंकि वो शायद उसी तर्ज पे होगी जो PDM थी। और उसमें क्योंकि कमज़ोर मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि जब मुख्तलिफ पार्टीज उसमें शामिल होती हैं, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती तो एक वीक गवर्नमेंट तस्वर होती है। उसमें कैबिनेट भी अक्सर हम देखते हैं कि सब पार्टीज़ की शमूलियत की वजह से बड़ी हो जाती है, फैसला साजी में मुश्किलात आती हैं। तो शायद इस वक्त जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है उसमें यही होगा। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मरियम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कल बड़ी अहम मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। फिर खबरें ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात करेंगे। आज MQM का वफ्द जो है वो भी लाहौर के लिए रवाना हो चुका है।
जरा बताइएगा कि कल की मीटिंग की क्या तफसीलात हैं। अच्छा, राब्ता हमारा जो है वो इनसे मुनक़ता हो गया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी शाहजेब साहब को बताया, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में होना था तो उन्होंने कहा कि हमें लाहौर जाना पड़ रहा है, वहाँ पे हमारी मीटिंग्स हैं। खबर भी चल चुकी है कि MQM पाकिस्तान का वफ़द लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। कल की बड़ी अहम मीटिंग थी, तो ये फिलहाल सूरत हाल नजर आ रही है कि जो अगली गवर्नमेंट होगी वो एटलीस्ट इन 4 जमातों पे मुश्तमिल होगी। मरियम औरंगजेब साहबा इस वक्त हमारे साथ हैं। मरियम साहबा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कल इंपॉर्टेंट जो मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, उसमें क्या तय पाया है, अब तक बात कहां तक पहुंची है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू सो मच। कल मीटिंग जो आपने देखा होगा कि मियां शहबाज साहब की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो इत्तेहादियों को मिलें या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन के बाद जो उन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद ये मुझे इतना पता है कि शहबाज साहब और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है और जो इनिशियल डिस्कशन है वो हुई है अबाउट हाउ टू गो फॉरवर्ड बिटवीन द टू पार्टीज, लेकिन इसके ऊपर कोई हतमी इस वक्त फैसला नहीं हुआ। जाहिर है उन्होंने भी अपनी पार्टी से मुशावरत करनी है और जो भी उनका लाएअमल है, बट इट इज़ अ प्रोसेस दैट विल ऑफ कोर्स हैज डिफरेंट स्टेजेस। और अभी तक ये है कि पहली मीटिंग उनकी हो गई है और अब वो अपनी मुशावरत करेंगे। कुछ मरियम साहब, डिटेल्स पे अब तक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि आगे अब साथ ही बढ़ना है, मिलकर बढ़ना है, या इस पर भी अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ है? नहीं, इस पे भी अभी तो देखिए मिले हैं, दो पार्टीज मिली हैं आफ्टर इलेक्शंस और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन हुई है और हुई होगी। बिकॉज मैं पर्सनली मैंने वो मीटिंग विटनेस नहीं की, लेकिन यहाँ तक मुझे जरूर है इंफॉर्मेशन कि मीटिंग हुई है और उसमें पहली मुशावरत, पहली स्टेज जो कि MNS ने नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस भी किया था कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बातचीत हुई है। लेकिन उसकी जाहिर है डिफरेंट स्टेजेस होंगी, उसमें जो भी टाइम लगेगा दोनों पार्टीज की तरफ से वो होगा जी। और आज़ाद जो उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें 2 हैं, एक तो PTI बैक्ड है जिनकी तादाद 92 है और 8 है जिनकी किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, उनको अप्रोच करने के हवाले से आपकी पार्टी का क्या फैसला है? इसमें पंजाब में तो कंफर्टेबली मेजॉरिटी हमारी मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं जो अभी आप भी इनिशियली बीच में लाइन कट की, जो आपने डेटा अभी टोटल सीट्स का बताया था, और इसी तरह जो इंडिपेंडेंट है उसमें जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स आप कहते हैं, उसके अलावा ऐसे बहुत से इंडिपेंडेंट्स हैं जो PMLN के ही इंडिपेंडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जिनको हमने टिकट नहीं दी और काफ़ी कैंडिडेट्स थे जो कि PMLN की टिकट्स के एप्लीकेंट थे, लेकिन जाहिर है पार्टी ये समझती है कि जो उस वक्त सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है उसको टिकट देती है। और कुछ बहुत पुराने स्टॉलवर्ड्स होते हैं जो कि समझते हैं कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में स्टैंडिंग है तो वो इलेक्शन लड़ें और वो उनमें से काफ़ी जीते हैं। तो वो PMLN के ही काफ़ी लोग हैं जो कल, जिस तरह बैरिस्टर अकील हैं अटक से, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो हमारे PMLN के हैं और उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी के साथ जाहिर जाऊंगा जो भी डायरेक्शन होगी पार्टी की। तो ये वर्किंग आज हुई है हमारे एंड के ऊपर कि वो कौन से कितने लोग हैं और उससे क्या सिचुएशन होती है पंजाब में एंड नेशनल असेंबली में। तो बहुत से, जो आपका आंसर है कि बहुत से ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि PMLN के ही लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट, जिसमें जाहिद मलिक हैं, जाहिद हामिद साहब के बेटे। मरियम साहब, ज़ाहिर जो ये है इनकी तकरीबन 8 तादाद है जो कि नॉन PTI हैं। अगर वो इस वक्त मिल जाए नून लीग के साथ 8 के 8 भी, तो तकरीबन 81 तादाद बनती है। इसका मतलब है आपको हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की बहरहाल जरूरत होगी। पीपल्स पार्टी के वो तो अगर मैं काइंडली सवाल पूरा करूँ कि पीपल्स पार्टी अभी भी ये कह रही है कि हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, तो नून लीग ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें हर हाल में पीपल्स पार्टी के साथ ही हुकूमत बनानी है। आपके भी ऑप्शंस खुले हैं कि आप दूसरे इंडिपेंडेंट्स को भी अप्रोच करेंगे जिनका ताल्लुक PTI से है? क्योंकि डार साहब कह रहे थे कि हम तमाम इंडिपेंडेंट्स को अप्रोच करेंगे, तकरीबन उनकी जो बातचीत है सारा था। साजिद, पहली बात तो ये है कि जो सेंटिमेंट है मियां साहब का वो यही है कि मुल्क इस वक्त ऐसे हालात में है कि जिसमें हम सबको इकट्ठे काम करना है, और इसी सेंटिमेंट के साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ और MQM के साथ, JUIF के साथ और डिफरेंट जो रियलिटीज, पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, उनको मिलने को शहबाज साहब को जिम्मेदारी लगाई है। इसी तरह इंडिपेंडेंट्स भी ऑफ कोर्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करते हैं, उनको भी, जैसे मैंने कहा कि उसमें कुछ तादाद PMLN की है जो 8 जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, लेकिन उसके अलावा भी जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनके साथ राब्ता ऑफ कोर्स PMLN का ये भी जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, MQM, जो मैंने नाम लिए हैं, उनके साथ राब्ता तो एक शुरू हो गया है, वो डिस्कशन भी शुरू हो गई है। अब जो भी पार्टीज डिसाइड करेंगी, डिस्कस करेंगी, वो उसी तरह
उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनके भी मैंडेट को, और हमारा भी एक जाहिर सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी और मैं साहब नून लीग के लिए जो एमकेएम का वफ्द है, जब हमारी एमकेएम से बात हुई तो वो तो वाज़ेह तौर पर हैदराबाद रिजवी साहब ने भी कहा कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल नून लीग के साथ हैं। वफ्द भी रवाना हो गया लाहौर के लिए। मगर अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आप और पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद उम्मीदवार जो नॉन पीटीआई आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको मिला लें तो आप और पीपल्स पार्टी सिर्फ 2 जमातें मिलकर मरकज़ में हुकूमत बना सकती हैं बगैर किसी और के। तो चाहे वो चौधरी शुजात हो, चाहे वो एमक्यूएम हो या फिर आईपीपी हो, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। मगर आप क्या उसके बावजूद उनको भी शामिल करने की तरफ जा रहे हैं, या पीपल्स पार्टी और नून लीग और जो अब नॉन पीटीआई इंडिपेंडेंट है उनके साथ हुकूमत बनाने का भी सोच रही है? नहीं, अभी तक जो डिस्कशन है शाहजेब, जितना मैं एक्सपोज्ड हूँ टू द डिस्कशन, उसमें तो जो मियाँ साहब ने कल अपनी तकरीर में तमाम जमातों को इन्वाइट किया, और उसमें JUIF है, उसमें MQM है, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और फिर इंडिपेंडेंस का भी एक चंक मौजूद है। तो उन्होंने सबको इकट्ठा करके, शामिल करके, उनके साथ मुशावरत करके गवर्नमेंट बनाने का इन्विटेशन दिया। तो हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे बाकी जमातों को, जो कि एक पॉलिटिकल रियलिटी है, और हम जैसे मियाँ साहब ने कहा था कि वो रिस्पेक्ट करते हैं हर किसी के मैंडेट को। और आपको याद होगा 2013 में KPK में जब सिंगल मेजॉरिटी PTI की थी, तो मियाँ साहब ने ही, हम उस वक्त भी JUIF के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन मियाँ साहब ने ये मैंडेट की रिस्पेक्ट करते हुए इमरान खान साहब को कहा था कि वो गवर्नमेंट बनाए अपने एलाइज के साथ। तो इसी तरह हमने इनवाइट किया मियाँ साहब ने कल ओपनली टू इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री कि तमाम जमातों को कि मिलके गवर्नमेंट बनाई। उनके गौहर अली खान साहब का नाम उन्होंने लेकिन नहीं लिया मियाँ साहब ने, और इस वक्त क्योंकि वही लीड कर रहे हैं, इमरान खान तो जेल में है, तो सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार जिनकी नुमाइंदगी बहरहाल इस वक्त गौहर अली खान साहब कर रहे हैं, तो उनसे भी कोई राब्ता करेंगे? नहीं, अभी तो इस बारे में ना कोई डिस्कशन हुई है, ना कोई ऐसा इरादा है। लेकिन जो बैक्ड PTI, एक अच्छी टर्म आपने कॉइन की है कि बैक्ड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन है उनके मुताबिक जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और आपकी सियासी राय क्या है? इलेक्शन कमीशन तो ऑब्वियसली अपनी सियासी राय तो नहीं देगा इस पर कि वो बैक्ड बाय इमरान खान है, लेकिन आपकी राय क्या है इस पर? मैं सियासी राय वही दे सकती हूँ जो नवाज शरीफ साहब ने कल दे दी है, मैं उसी को एंडोर्स करूंगी। मगर सर एक दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा जिसमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, वो जो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग करके क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि PTI वाले कौन से हैं और अलग से इंडिपेंडेंट कौन से हैं। जब एक साथ दिखा रहे थे तो एतराज़ हो रहा था, मगर अब जब अलग अलग दिखा रहे तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि ये अलग है। नहीं, आप मेरे से सवाल करें शाहजेब? जी, मैं बिल्कुल आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी हाँ, नहीं, मैं तो आपको ये बात कह चुकी हूँ। मैं तो एक सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन बीच में दी है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है कि नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि ये अभी फैसला किया है कि ये जमातों के साथ बात करें, और वो शहबाज शरीफ साहब को जिम्मेदारी दी गई है। उसमें जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहा वो शामिल नहीं है, तो मैं तो उतनी बात करूंगी जो कही गई और हमारी पार्टी पॉलिसी है। और ये क्लैरिटी है क्योंकि कल स्पीच नवाज शरीफ साहब ने की थी कि वजारत उस्मा के उम्मीदवार नून लीग के वही हैं, और पंजाब की क्योंकि अब बड़ी कैटेगोरिकल आप कह रही हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन में, जो कि नज़र भी आ रहा है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में है हुकूमत बनाने के लिए, और पंजाब के CM और PM इन दोनों का कौन है आपके कैंडिडेट्स? एक दो शाहजेब आप भी कह दें कि मैं नहीं कह रही, खाली हम कंफर्टेबल हैं पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ना, नजर भी आ रहा है सामने स्क्रीन पर। कहा आपने साथ ही ये कह दिया, आप कह रही। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट शाहजेब, हमारे जो अभी मुशावरत, हमारी कल एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट, और उसमें जाहिर है जो भी पार्टी क़यादत फैसला करेगी उसके मुताबिक ही होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह अनाउंसमेंट भी होगी कि कौन कैंडिडेट कौन सी जगह के हैं। तो आई थिंक लेट्स वेट टिल टुमारो और डे आफ्टर मैक्सिमम, तो उसमें काफ़ी क्लैरिटी के साथ अनाउंसमेंट्स होंगी। और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से डिमांड आती है कि हमारी भी इस वक्त 54 सीट्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इस वक्त हमारा होना चाहिए, क्या उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए? आई थिंक वो डिस्कशन का सिलसिला शुरू हो गया है रात से, और उसमें जो भी वो भी ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई बात हुई भी तो वो जाहिर है जो कमेटी बनी है, जो मिल रही है, जो शहबाज साहब की उसमें लीड कर रहे हैं इस प्रोसेस को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी बात होगी डिस्कशन, उसको भी जाहिर है पब्लिक किया जाएगा। लेकिन अभी स्टेज जो है वो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, तो उससे ज्यादा आई डोंट नो अबाउट थिंग्स। और मेरे से जब जाहिर बात ये हो कि जिसकी मेजॉरिटी है कोलिशन में, ज़्यादा जिसकी सीटें हैं उसी को स्लॉट मिले। अगर प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का होता है तो बलूचिस्तान बहुत अहम है, उसमें पीपल्स पार्टी की 11, आपकी 10। क्या जब ज़ाहिर टेबल पर बैठेंगे, बात होगी, तो नून लीग इस बात के लिए तैयार है कि पीपल्स पार्टी के CM हो बलूचिस्तान में?
देखिए, अभी ये तो सीएम कौन सा कहाँ हो, ये डिस्कशन ना अभी मेरे सामने हुई है, ना मुझे इस बात की पता है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि वफाक में भी इस वक्त जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो तो PMLN है, और जाहिर है इस चीज को देखते हुए, बलूचिस्तान की रियलिटी को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए ही ये सोचा गया है, मियां साहब की एक सोच है कि इत्तेहादी जो पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर हम एक गवर्नमेंट बनाएं, तो ही हम मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, और हम एक गवर्नमेंट बनाने के कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अगर और सब बाकी पार्टीज हमारे साथ मिल जाएं। अब बलूचिस्तान में उसकी कैसे वो ट्रांसलेट होता है, वो पंजाब में कैसे होता है, वो उसका जाहिर है, ये जब डिस्कशन होगी, कोई फाइनलिटी अटेन होगी, तो उसके मुताबिक वो फैसला होगा। मरियम साहब, चले आगे क्या होने वाला है इस पर आपने कहा कि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इस वक्त बातचीत चल रही है, लेकिन इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। इलेक्शन की पूरी इस मुहिम में मरियम नवाज साहिबा हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो ना सिर्फ ये दावा कर रहे थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी, बल्कि ये ख्वाहिश भी रख रहे थे कि सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी तो ही हम इंतखाबात जीतेंगे। अब इस वक्त आपकी 73 नशिस्तें, यानी कि 60 नशिस्तें आपकी कम है सिंपल मेजॉरिटी से। क्या हुआ है? पार्टी ने इस पर बात की? क्यों जो आपकी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आया? इतनी कम सीटें क्यों मिली है नून लीग को? देखिए शाहजेब, इस पर तो जाहिर है एक डिस्कशन होती है, और इसमें डिस्कशन होती रहेगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें बैठ के बात भी होती है, लेकिन हर जमात जो है वो ये क्लेम ही करती है इलेक्शन मुहिम में कि जाहिर है एक सेंटिमेंट होता है, एक इलेक्शन कैंपेन होती है, जिस किस्म की कैंपेन्स होती हैं, और हर जमात करती है। आप अगर जमात इस्लामी की देख लें, आप पीपल्स पार्टी की कैंपेन देख लें, आप मुस्लिम लीग नून की देख लें, आप जो PTI लेड कैंपेन थी आप वो देख लें, तो ये खाली मुस्लिम लीग नून दावा नहीं कर रही थी, उसको सिंगल आउट नहीं हम कर सकते। ये सब कैंपेन में यही दावा करते हैं। कैंपेन जाहिर है जीतने के लिए और मेजॉरिटी जीतने के लिए और मेजॉरिटी बनाने के लिए कैंपेन होती है, तो ये सबका एक ही नैरेटिव होता है। आपका सिर्फ ये दावा नहीं था ना, आपकी असेसमेंट ये थी। राना सनाउल्लाह साहब तो बार बार शर्तें लगाने के लिए तैयार थे कि हम 110 लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट होगी। हम कोशिश करते हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा को दोबारा लाइन पे। राना साहब ये दावा कर रहे थे कि पंजाब से 110 नशिस्तें हम जीत जाएंगे, जिसकी वजह से हम सिंपल मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं। और ये एक भरपूर मौका था नून लीग के पास, क्योंकि ऑब्वियसली जो PTI उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है पंजाब में, ना उनके पास सिंबल है, ना इमरान खान साहब कैंपेन कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब फिर भी उन्होंने आखिरी 2 हफ्ते में कैंपेन की और हर जगह जलसे किए। PTI को कई अपने उम्मीदवार खड़े करने का मौका नहीं मिला। इनफैक्ट जो टॉप नोन फेसेस थे वही नहीं थे। जी मरीम साहब, मैंने कहा आप लोगों की जो दावा था वो इस असेसमेंट पे था ना कि इस वक्त नून लीग पंजाब में बहुत स्ट्रांग है, 110 सीटों के दावे किए जा रहे थे। दूसरी तरफ जो आपकी जमात थी पंजाब में, खासतौर पे इमरान खान साहब कैंपेन नहीं कर रहे थे, वो जेल में थे, उनकी जो टॉप लीडरशिप जो नॉन फेसेस थे वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके, सिंबल उनके पास नहीं था। तो यहाँ तो खुला मैदान था, बल्कि तज्जिया ये हो रहा था कि नून लीग तो अकेली रेस में दौड़ रही है, एटलीस्ट पंजाब की हद तक, फिर भी जो है नताइज आपके हक में नहीं आए। ऐसा नहीं था शहजाद, मैं आपसे हम्बली डिसएग्री करूंगी। 2200 से ज्यादा और 500 या 600 से ज्यादा फील्ड में PTI के कैंडिडेट इलेक्शन लड़े हैं। मैंने कहा जो ख्वाहिश थी उनकी, नहीं ऐसा नहीं करे ना, ऐसा लेट मी फिनिश कि ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि खुली फील्ड थी। हमने इलेक्शन लड़ा है और रिजल्ट आपके सामने है, वो लोग जीते हैं। अगर नहीं इलेक्शन लड़ रहे थे या फील्ड में नहीं थे, मैंने ये नहीं कहा मरीम साहब, मैं इसलिए कतरामी की माजरत चाहता हूं क्योंकि आप अगर मुझे गलत कोट करेंगी तो मैं उसको सही करूंगा। मैंने ये नहीं कहा वो इलेक्शन नहीं लड़े। मेरी बात के मैंने आपकी बात के बाद सही किया ना, तो लेट मी फिनिश। आपके पास टाइम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, माइक भी आपके पास है, आप जरूर फिनिश करें। मगर बात यह है कि हम इलेक्शन लड़े हैं, हमने कैंडिडेट्स का मुकाबला किया है और हर जमात ने किया। ये नहीं है कि हमारे पास 2018 में हमारे पास भी क़यादत नहीं थी, क़यादत जेलों में थी। हमारे पास इसी तरह हमारी जो लोग थे उनको इलेक्शन लड़ने की कहाँ पता नहीं, अब मैं क्या दोहराऊं उन चीजों को, लेकिन यही सब सेंटिमेंट था। ये नहीं हो सकता कि वो यहाँ तो इलेक्शन फील्ड में थे, सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे और उसके बाद रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि 2018 में मियां साहब जेल में थे। एक आंसर कर लूं कि उसके बावजूद हम इलेक्शन लड़े हैं, तो द फील्ड वाज इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन इन टर्म्स ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। हर कंस्टिट्यूएंसी में फील्डेड था कैंडिडेट जिसका हमने मुकाबला किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ 2018 में आप लोगों ने ये कहा कि दावा हम कर रहे थे, हम शर्तें लगा रहे थे, तो सारी जमातें कैंपेन में दावे कर रही होती हैं, शर्तें लगा रही होती हैं, और हम अल्लाह ताला का शुक्र है। मरीम साहब, 2018 में नून लीग ने बहुत ही मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा, आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मियां नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब ने कैंपेन नहीं की, वो जेल में थे, और आपने पूरे मुल्क में से 64 कौमी असेंबली की नशिस्तें हासिल की। अब वो दोनों यहाँ पे थे, केसेस भी खत्म हो गए, कैंपेन भी की, लेकिन आपने सिर्फ
9 ज्यादा यानी कि 73 सीटें कौमी असेंबली की हासिल की हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं देखिए, एक तो ये बात मैं डेटा वाइज वी आर वर्किंग ऑन सम डेटा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तो वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। दूसरी बात ये कि पंजाब में हमारी एक बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी आई है। वी आर मेकिंग गवर्नमेंट विदाउट एनी पार्टी, वी आर कंफर्टेबल टू मेक गवर्नमेंट। और ये बहुत बड़ी बात है, हमें लोगों ने वोट दिया। ये क्या कि सफाया हो गया, ये बात ऐसी दुरुस्त नहीं है। ये फैक्ट्स ऑफ जो फैक्ट्स और सफाया वाली बात किसने की है? वो नहीं, ये इसके नहीं, आप जो भी कह रहे थे ना कि नून लीग का इधर से सफाया हो गया उधर से सफाया हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए मरीम साहब, देखिए अब ये अगर आप कहेंगी तो मेरे व्यूअर सुन रहे हैं जिन्होंने अभी टीवी खोला होगा कि मैंने वाकई ऐसी बात की है, नून लीग का सफाया हुआ है, ये बात मैंने नहीं की है। इसीलिए अगर आप कोई ऐसी बात करती है, मैं इंटरप्ट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं तस्दीक कर दूं उसकी, तो मैंने ऐसी बात नहीं की है, नून लीग का सफाया हो गया, तस्दीक हो गई। लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने वफाक में भी और पंजाब में जो कि बेस है हमारी, इस तरह तो आप देखिए ना, सिंध में पीपल्स पार्टी की बेस है, केपीके में जो पीटीआई है उसकी बेस है, पंजाब इज पीएमएलएन, राइट। और हम लोगों ने वहाँ मेजॉरिटी सीट्स जीती हैं, कंफर्टेबल सीट्स जीती हैं हमने। और मगर मरीम साहबा, जिस तरह आपने कहा कि पंजाब आपका बेस है और आपने पंजाब में जीती है, मगर मरीम साहब सवाल इसमें यह कि जैसे पीपल्स पार्टी ने जब सिंध असेंबली की सीटें जीती हैं तो सिंध से कौमी असेंबली की सीटें भी जीती हैं। तहरीक इंसाफ ने जब खैबर पख्तूनख्वा से सूबाई असेंबली की सीटें जीती हैं तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की सीटें भी जीती हैं। इसलिए सवाल ये हो रहा है कि आपने अगर प्रोविंशियल असेंबली में आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, मरकज़ में उतना नहीं परफॉर्म किया, बड़े बड़े आपके रहनुमा हार गए हैं, इसकी वजह क्या है? क्या ये कि आप लोगों की कैंपेन ठीक नहीं थी, या ये कि जिस तरीके से बिल्कुल आखिर में बैक टू बैक फैसले आए इमरान खान साहब के खिलाफ, एक हफ्ते के अंदर 3 फैसले, इसके अलावा पार्टी से सिंबल लेना, उसका असल में आप लोगों को नुकसान हुआ? क्योंकि जो वोटर टर्नआउट है, ऐसा नहीं है कि पीटीआई का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असल में नवाज शरीफ साहब जीते हैं 48% टर्नआउट वाले हल्के में, हमजा शहबाज का 35-36% टर्नआउट है, तो आपका वोटर सपोर्ट उस तरीके से नहीं निकला। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखें, अभी भी वफाक में अगर कोई मेजॉरिटी सीट जीता है तो वो पीएमएलएन जीती है, ये भी तो रियलिटी है ना। इसलिए कि तहरीक इंसाफ के पास सिंबल नहीं था, अगर सिंबल होता तो वो बगैर सिंबल के आपसे ज्यादा है। सिंबल नहीं था अगर, तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि एज अ पार्टी अभी इस वक्त जो डेटा कह रहा है, पीएमएलएन इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन वफाक ऑल्सो। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे जो आपने बात की कि हमारे बड़े लोग इलेक्शन हार गए हैं, उसके लिए जाहिर है हर पार्टी, देखें ये मैं कभी नहीं कहूंगी और मैं गलत बात बिल्कुल नहीं करूंगी ऑन मीडिया टू आर वोटर ऑल्सो एंड टू आर माई व्यूअर ऑल्सो, हमें ये हमने सोचा है कि ये क्यों हुआ ऐसा कि हमारे जो मेन जगह हैं वहां से हम हारे हैं। जाहिर है हर पार्टी जो है वो ये बात सोचती है, पार्टी इज नॉट इनसेंसिटिव टू ऑल ऑफ दिस, और वो ओब्लिवियन नहीं होती टू रियलिटी। यू नो, हर वक्त एक प्रोसेस चलता रहता है, एक सोच का प्रोसेस चलता रहता है, एक वजूहात का प्रोसेस चलता रहता है, और वो जाहिर है पीएमएलएन जो है वो उस प्रोसेस से गुजर रही है। बिल्कुल सही बात है, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और जाहिर सी बात है सियासत है, उसमें इलेक्शंस में ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कल जो मेजॉरिटी ऑफ द एंकर्स या तज्जियाकार वो ये बात कर रहे थे कि उस वक्त तक ईसीपी का नतीजा जो है वो सिर्फ ये आया था कि नवाज शरीफ साहब 51 सीट जीते हैं, उस पर आके विक्ट्री स्पीच देना और क्लेम करना कि हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं, जबकि जैसे शाहजेब ने का सिंबल होता तो पीटीआई इस वक्त आपसे ज्यादा नशिस्तें उसकी, तो क्यों उस वक्त विक्ट्री क्लेम की गई, विक्ट्री स्पीच की गई, जबकि आपके पास सिर्फ 50 नशिस्तें थी। 2 रोज पहले आपने खुद ने कहा था कि 30% नताइज पे आप क्यों नतीजा बता रहे हैं, तो 50 सीटों पे आपको लगता है कि विक्ट्री स्पीच कर देना, जिस पे कल खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि पता नहीं क्यों कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, अभी तक तो नतीजा पूरा नहीं हुआ है और उनके पास सिर्फ 50 सीटें हैं इस वक्त। शहजाद, बात यह कि पहले तो विक्ट्री स्पीच पता नहीं आपने इसको क्यों कह दिया, मियां साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा, फायरवर्क्स हो रहे थे पीछे, तो विक्ट्री सेलिब्रेशन ही थी ना। नहीं, मैं बात कर लूँ ना, मैं बात कर लूँ। देखिए, पंजाब में हमारी विक्ट्री हुई है, वी आर द विनर्स इन पंजाब इन नेशनल असेंबली। और मियां साहब की जो कल तकरीर है वो क्या 2 पैगाम दे रही है, वो एक पैगाम दे रही थी कि हम सिंगल पार्टी हैं, लार्जेस्ट इन वफाक, और हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, पंजाब दोनों चीजों पे मेरी बात मैं खत्म कर दूं। दूसरा ये उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि मैं सिंगल पार्टी हूँ, लार्जेस्ट इन वफाक, एंड आई इनवाइट अदर पार्टीज टू मेक गवर्नमेंट टुगेदर। सो इट वाजंट अ विक्ट्री स्पीच, इट वाज टेलिंग हिज फ्यूचर जुलाई अमल था। और ऑल्सो उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं पार्टी हूँ लार्जेस्ट और मैं गवर्नमेंट नहीं बना सकता, ये उन्होंने कहा है। और इस गवर्नमेंट में मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को कि वो मेरे साथ पार्टीज को, और शहबाज साहब को उन्होंने वहाँ अनाउंस किया कि मैं ये जिम्मेदारी उनको दे रहा हूँ कि वो दूसरी पार्टीज को मिलें और आए इकट्ठे मिलकर इस मुल्क की, इस अवाम की मुश्किलात को निकालें, इस अवाम को मुश्किल से निकालें। सो दिस वाज इट एंड दिस वाज द ऑब्जेक्टिव एंड एजेंडा ऑफ हिज स्पीच।
सही, क्योंकि आज लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने भी ये खबर लगाई हुई थी कि प्री मैच्योर विक्ट्री स्पीच है। आप कह रही हैं कि विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया है कि दूसरी पार्टीज आएँ और फिर मिलकर हुकूमत बनाते हैं। जो शाहजेब साहब ने सवाल किया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाफिन के मुताबिक 48% टर्नआउट हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई जितनी सीटें पंजाब केपी से जीती है कि उनका वोटर तो निकला है, लेकिन आप लोग ये असेस कर पाए कि क्या नून लीग का वोटर नहीं निकला है, मोबिलाइज नहीं किया उनको सही तरीके से, क्या मामला हुआ है? देखिए, हमारा पूरा इसके ऊपर एक इलेक्शन सेल है जिसको डार्ट साहब हेड करते हैं। वहाँ पूरा डेटा एनालाइज हो रहा है इस वक्त। हमारा अभी सारी कंस्टिट्यूएंसी का डेटा भी आ गया और कितना वोट है वो सारा, और वो सारा जो कंपाइल होके, जाहिर है कि हमारी अपनी भी तो रिपोर्ट पार्टीज की होती है और हर जमात ये काम करती है और यही करना चाहिए। उसी से आपका अगला स्ट्रैटेजी और अगला लाएअमल बनता है और वो एनालाइज भी हो रहा है और जाहिर है उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी भी बनेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें साथ साथ ये जरूर देखना है और हमें शुक्रगुजार हैं हम आवाम के जिन्होंने पंजाब में भी और वफाक में हमें वोट दिया। सही, आमतौर पे वैसे ये होता है, एक सवाल आमतौर पे ये होता है कि जो पार्टी एक्सपेक्टेशन से जाती है, जिस एक्सपेक्टेशन से, और वो उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नताइज नहीं आते तो वो धांधली के इल्जाम लगाती हैं। पीटीआई वाले तो अभी कह रहे हैं कि नतीजे बदले गए हैं, फॉर्म 45 को अगर आप करेंगे टैली तो फॉर्म 47 से टैली नहीं होता, वो अभी भी कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन से कम भी जो आप लोग कौमी असेंबली में नशिस्तें जीते हैं, उसके बावजूद आप समझते हैं कि धांधली किसी किस्म की नहीं हुई है नून लीग के खिलाफ? शहजाद, आपने इतना ब्रिलियंट सवाल किया ना, और मैं वाकई इसका जवाब देना चाह रही थी। चलिए, किसी सवाल से तो खुश हुई आप। नहीं, मैं आपके हर सवाल से खुश हूँ एंड आई थिंक आप दोनों की अपनी क्रेडिबिलिटी है और ऑफ कोर्स वी वर हैविंग डिस्कशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैसी धांधली का इल्जाम है कि केपीके में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, वहां पीएमएलएन ने धांधली क्यों नहीं की? जो पंजाब के एरियाज में पीटीआई जीती है और जो हमारे राना सनाउल्लाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीएमएलएन ने धांधली क्यों नहीं की? खुर्रम दस्तगीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आबिद शेर अली साहब की, साद रफीक साहब लाहौर में, ये कितनी सिलेक्टिव धांधली की है पीएमएलएन ने कि अपने जो हमारे सीनियर लोग हैं और ये और केपीके में धांधली नहीं हम कर सके। क्यों नहीं कर सके धांधली? तो देखें, एक तो जमात है उसने रोना है। अगर वो 244 या 48 सीट में से 400 सीटें भी जीत जाएगी ना तो उन्होंने यही कहना है, बिकॉज वो उन्होंने बेचना है सौदा। बात ये है कि ये बातें खत्म होनी चाहिए और हमें जहां हमारी कंस्टिट्यूएंसी में एतराजात हैं, हमने इलेक्शन कमीशन में प्रोसेस के जरिए दरखास्तें दी हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया पे बैठ के वो जमातें ये कहना शुरू कर दें, वो कौन, या व्यूअर सुन रहे हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, वो रिगिंग कौन सी रिगिंग थी जो हमारे पास इतना बड़ा मैजिक वॉन्ड था, या हमारे पास कोई ऐसी चीज थी जो हमने वहां नहीं चलाया, जो हमने इन कंस्टिट्यूएंसीज में नहीं चलाया, और जहां मतलब अजीब मंतक है। और मैं अब इसका क्या यही जवाब दे सकती हूँ जो मैंने दिया। मौलाना साहब, जब इलेक्शन से पहले एजाज सैयद साहब हमारे जियो न्यूज़ के सीनियर करेस्पॉन्डेंट हैं, वो मुख्तलिफ हलकों में गए और उन्होंने बताया कि पीटीआई ने जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसलिए वो हल्के बता रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, एनर्जाइज कर रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर को। कहीं ना कहीं जो आपके इतने सीनियर रहनुमा भी हारे हैं, एक तो लेट कैंपेन के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हाँ जी अब लेट हो गए, मैनिफेस्टो जल्दी देना था, कैंपेन भी जल्दी शुरू करनी थी, नवाज शरीफ साहब को भी जल्द से शुरू करने चाहिए थे। कंप्लेसेंट हुई आपकी पार्टी ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हम जीत ही जाएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा है? मेरे ख्याल में मैं शाहजेब 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट्री बोर्ड का शुरू किया जो गालिबन 22 डेज जारी रहा, जहां मियां साहब बहुत अरसे बाद आ रहे थे और एक पूरा 7-8 साल का एक प्रोसेस उनके बगैर गुजरा था, तो उसको कैचअप करना। उसके बाद मियां साहब ने जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट प्रोसेस खत्म हुआ, उसके साथ ही मैनिफेस्टो हमारा लॉन्च हुआ और फिर उसके बाद टिकट देने के बाद लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में गए और मियां साहब ने एक जलसा, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई जलसा पीएमएलएन का किसी और जमात से कम नहीं था। नंबर वाइज भी देख लें और क्राउड वाइज सबसे बड़े जलसे पीएमएलएन ने किए हैं। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आया है, देयर इलेक्शन टीम जो कंस्टिट्यूएंसीज में गई हैं, उन सब के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इकोनॉमिस्ट हो, जितने भी आप रिपोर्ट्स देख लें, तो हमारी लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी थी और है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह कि हमने अपनी तरफ से कोई कसर, जो टाइम मियां नवाज शरीफ को मिला 1 महीने 2 महीने का 2.5 महीने का, उसके मुताबिक हमने कैंपेन भी की है, ना वो किसी तरह कम थी। और जो नंबर ऑफ जलसाज हैं या और चीजें जिस वक्त बाकी जमातों ने शुरू किया उससे पहले ही मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ा जलसा इलेक्शन वाले दिन भी मियां साहब कह रहे थे कि बखलूत हुकूमत की बात ही ना करें, मेजॉरिटी हुकूमत की बात करें। आपकी जमात मुसलसल कहती रही कि जी जितने बड़े चैलेंज हैं वो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली पार्टी हल कर सकती है। जाहिर है इकोनॉमिक चैलेंजेस, इस बात में तो कोई शक नहीं है, आते ही IMF के एक और प्रोग्राम में जाना है, शहबाज शरीफ साहब हमसे बात करते हुए कह चुके हैं। एक
ऐसी हुकूमत जो 4-5 पार्टी से मिलकर बने और फिर जिसके ऊपर एक लीगल बैटल भी दूसरी तरफ हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है हमें बहुत सारी सीटों से महरूम किया गया है, उस पर एक लीगल बैटल होती रहेगी कि जी वजीर आजम समेत, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते हैं, दीगर रहनुमा सही जीते हैं नहीं जीते हैं, ट्रिब्यूनल्स में केसेस चल रहे होंगे, वो डिलीवर कर पाएगी, मुश्किल फैसले कर पाएगी, जिसके बारे में आप खुद ही कहते थे कि जी बड़ा मुश्किल होगा एक कोलिशन हुकूमत के लिए इतने मुश्किल फैसले करना। तो क्या हल है? पीटीआई, दीगर जमातें, कोई भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने कल विक्ट्री स्पीच नहीं तो एक कोलिशन हुकूमत बनाने की स्पीच की है, तो आपके नजदीक क्या हाल है? गवर्नमेंट की कोलिशन नहीं, आप बता देना। मियां साहब की सोच में, उनकी समझ में उन्होंने एक फैसला किया और जितना सियासी एक्सपीरियंस उनके पास है, जितना गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उनके पास है, जितना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, ही इज बीन द 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, अब वो उनकी एक पॉलिटिकल सोच है जिसके मुताबिक एक मखलूत हुकूमत इस सिनेरियो में जो रिजल्ट्स के बाद है वो बनकर हम इस मुल्क को, और वो तमाम जमातें जो हैं वो बड़ी मैच्योर जमातें। दूसरी बात, आपने लीगल बैटल की। लीगल बैटल में तो जो जमात जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान पूरे की इन टोटल सीटें जीत भी जाए ना तो उनको वो कहेंगे कि हमें मजीद सीटें जीतनी चाहिए, क्योंकि उनके वो एक अलग प्रोसेस। ज़ाहिर पीटीआई की हिस्ट्री है, जहां पीटीआई लूज करती है वो नहीं मानती है। 2013 में भी अब ये हुआ, रिजल्ट्स अनाउंस किए थे, जियो ने इल्जाम जियो पे लगा दिया था इमरान खान साहब ने। पीटीआई की ये हिस्ट्री है, बट इस वक्त आपने कहा ना हल क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस ये कैसे देंगे कौम को, क्योंकि आप ही ने कहा था कि एक सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत के बगैर मुल्क के मसाइल नहीं हल हो सकते, मखलूत है, आप मखलूत बनाने जा रहे हैं, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं कि मसाइल मुल्क के हल हो जाएंगे? देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं ना सिर्फ, बल्कि हमारे पास जो मियां साहब ने कल अनाउंसमेंट की है, और मियां साहब वो सियासतदान नहीं है जो बगैर किसी सोच समझ के अनाउंसमेंट्स करके अवाम के सामने एक बात रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट किया तो ज़ाहिर एक डिस्कशन किया, एक डिस्कोर्स से गुजरे हैं, उसके बाद ये फैसला किया है कि अगर ये सिचुएशन है आफ्टर इलेक्शन, तो लेट्स ऑल द पार्टीज सिट ऑन द टेबल एंड वर्क फॉर द पीपल नाउ। आप एक मखलूत हुकूमत बनाए, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन एट द मोमेंट, राइट? कोई एक पार्टी इस पोजीशन में है ही नहीं जो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सकती है। इस चीज को देखते हुए मियां साहब ने कल अनाउंसमेंट किया, देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी आर इन टच विद, और वो मिलकर जो फैसला करेंगे और एक गवर्नमेंट बननी है, जो कोalition ही बननी है इस पूरे इलेक्शंस के बाद। एक जो बात है वो यही है, ये रियलिटी है, एंड लेट्स ऑल एक्सेप्ट इट एंड वर्क टुगेदर फॉर द कंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा अपनी पार्टी का मौकिफ दे रही थी कि आगे कैसे बढ़ना है। मुलाकातों की अपडेट अब तक उनके पास नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, ये सिलसिला जो है मुज़ाकरात का दीगर पार्टीज के साथ जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हमारा ये जो बातों का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। वेलकम बैक। इंतखाबी नताइज पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए अब हमें ज्वाइन किया MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सफजवारी साहब ने। MQM पाकिस्तान ने 15 नशिस्तें हासिल की हैं कराची से और इसके अलावा 2 हैदराबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तें। इसके अलावा अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, पंजाब सिंध असम्बली में MQM पाकिस्तान के 28 जो हैं कैंडिडेट्स जीते हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब, सरप्राइज है रिजल्ट से, क्योंकि 2018 में 6 नशिस्तें कराची से, अब 15 आप जीत गए, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको भी एक प्लेजेंट सरप्राइज मिला है? नहीं, मेरे ख्याल में एक्सपेक्ट तो कमोबेश हम इतना ही कर रहे थे शहजाद। वजह उसकी ये है कि जो हल्का बंदियां हैं कराची की, जो 2013 तक थी, उनमें 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों में 17 हमारे लिए वेनेबल होती थी, और अब जो सूरत हाल बनी है, अब उसमें 22 में से ये 17 ही वेनेबल नशिस्तें रह गई हैं हमारे लिए। तो उसमें बल्कि 18 आप समझ लीजिए, उसमें से 1-2 नशिस्तें हम नहीं हासिल कर पाए जो हम जीत सकते थे, लेकिन ये कि बहरहाल खुदा का शुक्र है। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि कल फैसल वाडा साहब ने हमारी ट्रांसमिशन में कहा था कि MQM का बस चले तो 22 में से 24 भी जीत सकते हैं वो। फैसल वावडा साहब के बयानात पर तो शाहिद खानजादा साहब ज्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं। सवाल उनसे मैंने किया था, तबसरा तो आप करेंगे ना, सवाल आपसे हो रहा है। यही मेरा तबसरा है शाहिद, कि अल्लाह ताला फैसल वावडा साहब को मजीद आला मकाम अता करे, ताकि वो मजीद इसी तरीके से सियासी गुफ्तगू करते रहें। चले, एक और साहब मुराद अली शाह साहब, वो भी अभी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज MQM ने इसलिए कॉन्टेस्ट नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि कराची से उनका क्या हाल होना है। तो वो कह रहे मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो जमात लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ती वो 15 नशिस्तें जीत जाए कराची से। वही मुराद अली शाह साहब ने ना वजीर आला रहते हुए हुक्मनामा बाकायदा जारी किया है वजारत बल्दियात का,
कि जी एमक्यूएम की जो बात थी वो दुरुस्त थी। हम तो 73 यूनियन काउंसिल कह रहे थे कि कराची के शहरी हलकों की इन्होंने मार दी है, जिसकी वजह से ये कराची की पेरिफेरी से अपना जाली मेयर मुंतखब करवाना चाहते हैं। उस वक्त वो बात जमात इस्लामी और पीटीआई को तो समझ में नहीं आई, लेकिन इलेक्शन के बाद एमक्यूएम के ही इस मुतालबे को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम करते हुए 53 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन जारी किया मुराद अली शाह साहब ने। तो ये खासी नामुनासिब वो गुफ्तगू कर रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या करवा लीजिए बल्दियाती इंतखाबात और पता चल जाएगा। माशाल्लाह से दादू में और सेवन में मुराद अली शाह साहब को 15 साल से वजीर खजाना और वजीर आला हैं। पाकिस्तान की सबसे मॉडल यूनियन काउंसिल बना दी होगी ना उन्होंने, कि जो पीपल्स पार्टी को इतना जबरदस्त मैंडेट मिल जाता है हर जगह से। और फैसल साहब, अब ज़रा अगर हुकूमत मरकज़ में बने और आप उसके इत्तेहादी हों, आपका जो वफ्द है वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लाहौर चला भी गया है, मगर जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स बनाएं या फिर नून लीग बनाए, वो पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। और अगर आप उसका हिस्सा होते हैं तो क्या आप सिंध में भी हिस्सा बनना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि पीपल्स पार्टी को सिंध में ज़रूरत किसी की है नहीं, वो अकेले बना सकते हैं हुकूमत, मगर आप क्या हिस्सा बनना चाहेंगे उस हुकूमत का? नहीं, मेरे ख्याल में हम हुकूमत बराए हुकूमत के लिए किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। यानी हुकूमत को सपोर्ट करना, जहाँ नंबर्स हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिसको कहते हैं हुकूमत में शामिल होना, वो शायद हम इसलिए इंटरेस्टेड नहीं होते। देखिए, शायद उसूली तौर पर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमारा पहली चॉइस होती थी और होनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी सूबे सिंध से ज्यादा नशिस्तें लेते हैं और हम अपनी तमाम की तमाम नशिस्तें यहाँ से लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सिंध पीपल्स पार्टी बन के बिहेव करती है, और वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं उससे उनके साथ चलना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ फंड्स की एलोकेशन का ही नहीं है, ये यहाँ के बच्चों की नौकरियों का, हर चीज का मसला है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मानना पड़ता है कि इनजस्टिस हुए हैं। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब हमसे मुआहदा किया तो दस्तखत किए इस बात के ऊपर कि यहाँ जो नौकरियां हुई हैं उन पे कमीशन तरतीब दिया जाए, यहाँ जो मतरूका अमलाक का मसला है उस पर कमीशन तब्दील दिया जाए, कोटे की इम्प्लीमेंटेशन पे कमीशन तब्दील दिया जाए, तश्कील दिया जाए। तो मुझे नहीं इल्म फ्रैंकली इस वक्त के साहब, आपने कहा किसी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे और नंबर्स की हद तक तो आप साथ देंगे, तो क्या वफाक में भी हुकूमत में नहीं आएंगे, नंबर्स की हद तक साथ देंगे? देखिए, वफाक से अगर तो मुझे नहीं इल्म कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इतने वाज़े नंबर आ जाते हैं जब ये इंडिपेंडेंस का कज़िया तय हो जाता है और उसके बाद जब मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं जमातों को, तो क्या उस वक्त सूरत हाल होगी। सदर ममलकत आइन के मुताबिक 21 दिन में ऐवान का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। देखते हैं कि उस वक्त तक क्या सूरत हाल बनती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शराद हमने इलेक्शन से पहले भी यही बात की थी कि भाई अगर आप हुकूमत में आते हैं, हमारी आपसे दरखास्त होगी कि आप आइन में तरामीम के लिए काम करें जो कि लोकल गवर्नमेंट को इनेबल करें, भले हमें कोई वजारत ना दें और कुछ इस तरह की चीज ना करें। बदकिस्मती के साथ अभी पाकिस्तान में वफाक में ही, सूबों में तो नहीं है सच, लेकिन वफाक में जो है स्प्लिट मैंडेट आया है। तो अब देखना है कि उस आईनी तरामीम के ऊपर किस तरह से गुफ्तगू की जा सकती है। अभी हमारे नजदीक ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है इस पे गुफ्तगू करना कि हुकूमत में हिस्सा बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे। हाँ, मगर सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 83 उनकी सीटें हैं, जबकि हदफ 66 है, वो पहले ही हदफ से तकरीबन 17 ऊपर हैं। तो आप ओपोजिशन में बैठेंगे या नहीं? और दूसरा, वफाक में एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है, हालांकि आपने 17 सीटें ली हैं, मगर वफाक में उसके बावजूद एक ऐसी पोजीशन डेवलप हो रही है जिसमें जो 8 इंडिपेंडेंट है वो तहरीक इंसाफ से नहीं है, और वो अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग में शामिल हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना सकती हैं और 134 क्रॉस कर सकती हैं। तो आपकी बार्गेनिंग पोजीशन बहुत वीक नहीं होगी अगर आपको कुछ चाहिए भी वफाक में हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं होगी उन्हें नंबर्स में। मेरे ख्याल में देखिए, कराची शहर के मैंडेट को अक्सर आप उसको इग्नोर करते हुए कोई भी वफाकी हुकूमत इतनी आसानी के साथ जो है वो सेल नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए। जितने माशी चैलेंजेस हैं, आपको पाकिस्तान के माशी दारुल हुकूमत की आवाज़ों को अपने साथ रखना होता है। हैविंग सेड दैट, हम किसी बार्गेनिंग के लिए हम ये नहीं बात कर रहे, रिप्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेजर वफाक के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, वफाक यहाँ पर उसी तरीके से प्रोजेक्ट्स दे, खा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हों, खा वो ट्रांसपोर्ट के हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, जो कि दीगर बड़े शहरों में दिए जाते हैं। ये हमारी ख्वाहिश है और होगी। और साथ ही साथ जो मैंने आईनी तरमीम की बात की है, अब वो आ जाते हैं इंडिपेंडेंट और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून आपस में मिलके
चलने का फैसला कर लेते हैं तो बिस्मिल्लाह। आई डोंट नो कि अभी जो पॉस्चरिंग हो रही थी पिछले दिनों तक उसको किस तरीके से किस करवट बैठेगी, लेकिन मैं फिर अर्ज करूं कि हमारी सफ़ों में इस वक्त इमकन पाकिस्तान हुकूमत साजी के हवाले से नहीं सोच रही। हम तो अपने वोटर के पास जा रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं, हम कोई बहुत सालों के बाद एक अहम मुद्दा यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। नून लीग ऐसा नहीं है कि हमने लॉक कर दिया कि नून लीग के साथ इक़्तिदार में जाएंगे। तो पीटीआई क्योंकि तकरीबन 92 लोगों को के साथ जीती है, तो क्या आपके लिए भी ये ऑप्शन ओपन है कि आप तहरीक इंसाफ से भी बात करें? देखिए, तहरीक इंसाफ तो जिस सियासी इंतहा पसंदी उनमें उनके लीडर से लेकर उनकी थर्ड टियर तक नजर आती है, उसमें तो वो खुद ही इनकारी होते हैं किसी से भी बात करने के। वरना बात तो आपको सबसे ही करनी चाहिए। हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करते हैं और करने के ऊपर कभी भी इनकारी नहीं होते। सियासत में ही अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर कहाँ पे करेंगे? तो अगर ये जो भी बड़ी जमातें हैं, अगर ये हमसे मिलना चाहेंगे, अगर हमसे बात करना चाहेंगे तो वाई नॉट। फैसल साहब, देखिए, एक कराची के नताइज को बड़ा ऑनेस्टली देखने की ज़रूरत है। 2018 में आप लोगों ने तनकीद की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे 14 नशिस्तें जीत गई। उस वक्त भी कराची के रिजल्ट्स को रोक के रखा गया, सबसे आखिर में आए। कल भी ऐसा ही हुआ है कि सबसे आखिर में जो है इलेक्शन कमीशन ने भी नताइज जारी किए और नताइज जो है वो सबको हासिल हुए, जबकि आप 10% जब नंबर सामने आए थे आप जीत अपनी करार दे चुके थे। तो वाकई ये तासुर मिल रहा है कि कराची की सीटों के नतीजे रोके जाते हैं और हस्बे ज़रूरत उनको फिर बाद में तकसीम किया जाता है। 2018 में आपका ये इल्ज़ाम था, आज ये इल्ज़ाम आप पे लग रहा है। उस वक्त आप कहते थे उनके एमएनए कैंडिडेट जाके सो गए और नतीजा उनके हक में अगले दिन आ गया। आप लोगों ने भी 10-11 बजे विक्ट्री का ऐलान कर दिया, घर जाके सो गए, नतीजा आपके हक में आ गया। तो मेरे ख्याल से जल्दी सो जाना इलेक्शन डे पे ये जो है पार्टीज के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो रहा है। नहीं शहजाद, ये जो आपका गुमान है ना मेरे हवाले से दो चीज़ों पे, ये बिल्कुल ही हकीकत के करीब नहीं है। पहला आपका गुमान ये है कि 2018 में आपने क्लेम किया, मैंने नहीं, आपको ना हुआ होगा एतराज। यहाँ के वोटर को तो पता था कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन आप वो दिखाएं ना वीडियोस वो सारी की सारी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नहीं जी, कोई घर जाके नहीं सोए, आरओ ऑफिसर्स के बाहर बैठे रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान के से एक फॉर्म 45 लेके हमारे उम्मीदवारान आरओ ऑफिसर्स के बाहर बैठे रहे। यही वजह। और जिसको आप विक्ट्री स्पीच कह रहे हैं, वैसे कमाल की बात है, 10% सिर्फ कराची में थोड़ी आए थे नताइज, पूरे मुल्क में कहीं भी 20% नहीं आए थे। बैरिस्टर गौर ने तो कह दिया कि 125 नशिस्तें हम जीत चुके हैं, उस पर कोई मोतरज़ नहीं है। भाई पॉस्चरिंग होती है, जो ट्रेंड्स आपको नजर आ रहे होते हैं, जो आपके हाथ में फॉर्म 45 आ रहे होते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो वो हमने किया। नंबर 1। बहुत शुक्रिया साहब। ज़ाहिर यानी कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब के अलावा सबने ये पॉस्चरिंग की कि हम कितनी सीटें जीत। औरंगजेब साहिबा कह रही थी विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो सिर्फ एक स्पीच थी। मरियम नवाज साहिबा ने खुद ट्वीट किया हुआ था कि विक्ट्री स्पीच के लिए नवाज शरीफ साहब जाएंगे जैसे ही ये सारे के सारे रिजल्ट आ रहे हैं। उन्होंने खुद ने अनाउंस किया था। और दूसरा, नून लीग डिसाइड कर ले कि वो चाहते क्या हैं। अगर जियो की स्क्रीन पर अब इंडिपेंडेंट्स अलग अलग चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अलग और वैसे जो इंडिपेंडेंट जीते हैं वो अलग, तो मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी आप कह रहे हैं इनको कि ये तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कह रहा। अब अलग अलग दिखा रहे हैं तो मसला है। राना सनाउल्लाह साहब जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें उनको ये मसला हो रहा है कि जी जो अलग से इंडिपेंडेंट क्यों नहीं दिखा रहे, तहरीक इंसाफ वालों के साथ दूसरे इंडिपेंडेंट क्यों मिला के दिखा रहे हैं। लेकिन तो फैसला कर लें, आपकी नहीं आई है तवक्कात के मुताबिक सीटें, मगर मीडिया पर हमलावर होना बंद करें, जियो पर हमलावर होना बंद करें। 2013 से हम ये भुगतते आ रहे हैं, आपको भी भुगत लेंगे, मगर कम से कम अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें अगर आपकी तवक्कात के मुताबिक नहीं है। तफसील से बात भी करेंगे। मरियम साहबा कह रही थी कि आप इनको पीटीआई बैक्ट कह रहे हैं, लेकिन जब हमने कहा कि धांधली के इल्जामात वो लगा रहे हैं तो उन्होंने खुद कहा कि देखिए राना सनाउल्लाह हारे हैं, दूसरे लोग पीटीआई से हारे हैं, तो वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि पीटीआई के लोग हैं, लेकिन जब बात होती है नंबर्स की तो उस पर नहीं एक्सेप्ट करे। 3 बहरहाल अब खबरें ये आई हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको नून लीग बैक कर रही थी, वो अब नून लीग में शामिल हो गए, जिसमें से इस्लामाबाद से खुर्रम नवाज साहब भी हैं, जिनके हवाले से पहले ही पता था कि नून लीग उनको इस्लामाबाद में सपोर्ट कर रही है। तो टोटल 3 जो है शामिल हो चुके हैं नून लीग में। जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई बैक्ट आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो उनकी जो तादाद है हम बार बार आपको बता रहे हैं वो 92 है। हेडलाइंस 9 बजे का बुलेटिन होगा और इसके बाद 10 बजे दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।